स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन बाजार के बाहर का दिख रहा है। इंडेक्स की अगर आप बात करें तो एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार होते दिख रहा है। सुबह ऑफ कोर्स सुस्त शुरुआत हुई थी कमजोर ग्लोबल संकेतों की वजह से, वहां से एक अच्छी रिकवरी आई, थोड़ा पॉजिटिव टेरिटरी में आए बाजार, पर वहां से फिर और फर्दर गेन्स आपको नहीं आ पाई, वहां से और ज्यादा गिरावट भी आपने नहीं देखी। तो एक सपाट ही ट्रेंड आपको चार्ट्स पर बनते हुए दिख रहा है जहां तक बाजार का सवाल है। बैंक निफ्टी में भी लगभग वैसा ही एक्शन बनाए, पर हाँ, स्टॉक्स में भरपूर तेजी आपको आती हुई दिख रही है और कई सारे स्टॉक्स हैं, कई सारे सेक्टर्स हैं जो इस समय आपको एक्शन में आते हुए दिखेंगे। तो इसी एक्शन को बढ़ाना है आगे। कुछ खबरें हैं जहां पर हमारा फोकस है, अहम ट्रिगर्स हैं जिसकी हम करेंगे बातचीत, और साथ ही हमारे सारे मेहमान भी जुड़ने वाले हैं जो आपको ट्रेडिंग आइडियाज भी देंगे। तो आइए करते हैं शो की शुरुआत। और अनिल जी, एक्शन इंडेक्स के बाहर का ज्यादा दिख रहा है, इस एक्शन पर आप लेनी आपकी राय, पर इस समय की जो बड़ी बातें हैं पहले वो बता दें सर, फिर एक्शन। बिल्कुल दीप, दोनों तरह से मामला बराबर है। अगर आप नीचे से देखेंगे तो ऊपर है और ऊपर से देखेंगे तो नीचे। 16,000 माफ कीजिएगा 15,650 से 100 पॉइंट ऊपर है और 15,850 से 100 पॉइंट नीचे है। 30 पॉइंट का नुकसान निफ्टी में आपको दिखेगा। बैंक निफ्टी 85 अंक नीचे है। नीचे में आप 33,125 एग्जैक्टली वही लेवल है, 33,125। अब तक का लोएस्ट क्लोज जो इस पिछले फॉल में देखा था 13 मई का, वो 33,121 का था। वहीं पर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है और ऊपर में 33,600 जो सुबह बात कर रहे थे 33,400 33,600 की रेंज में बेचना है। एग्जैक्टली वहीं जाकर बैंक निफ्टी रुका है, 33,618 का हाई है। तो बिल्कुल परफेक्ट लेवल के हिसाब से बाजार ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। रुझान अब तक का देख लीजिए, मेटल और सरकारी कंपनियों में थोड़ी बहुत खरीदारी है। रियल एस्टेट शेयर हल्के फुल्के मजबूती के मूड में है, लेकिन कमजोरी का रुझान भी काफ़ी स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी कई सेक्टर्स में देखने को मिलेगा। डाउ फ्यूचर्स 250 अंक मजबूत है और अगर आज हम कम गिरते हुए दिख रहे हैं तो उसकी वजह यही कि अमेरिका में आज रात एक थोड़ा बेहतर सेशन होने की उम्मीद। 3 दिनों में 2,500 पॉइंट गिरे, थोड़ा तो बाउंस बैक आएगा 250 पॉइंट ऊपर। तो सवाल एक्चुअली वही बन रहा था सर कि जिस तरह से फ्यूचर्स का हाल है, क्योंकि अब हम काफ़ी ज़्यादा डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं, जहाँ तक डाउ का मूवमेंट दिख रहा है। नैस्डैक फ्यूचर 1.25% ऊपर है। करेक्ट। तो क्योंकि डाउ फ्यूचर्स 250 पॉइंट ऊपर है, इसलिए हम नहीं गिरे। अगर गिरा होता या आज भी सुस्त होता तो शायद और गिरे होते, ये मानना सही रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है। वो 300 पॉइंट प्लस डाउ फ्यूचर था तो आप देखिए, इसलिए हम नहीं गिरे। 15,850 के आसपास थे डाउ फ्यूचर, 200 रह गया तो आप 100 पॉइंट नीचे आ गए। सो कमोबेश देखिए, हमारे पास अपने संकेत कुछ खास है नहीं, पूरा ग्लोबल मार्केट्स के दम पर। हाँ, फर्क इतना ही है दीप की ग्लोबल मार्केट्स में जितनी कमजोरी होगी हम उसके मुकाबले में कम गिरेंगे, ये बात पक्की है। तो थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस हमारी रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। हमारे इन्फ्लेशन का डाटा थोड़ा सा बेहतर आता हुआ दिखा है। हमारे यहाँ आरबीआई थोड़ा ज़्यादा प्रोएक्टिव है। अमेरिका की समस्याएं और अमेरिका का जो नी जर्क रिएक्शन है वो उनका ज़्यादा है। हमारे यहाँ तो खाली ऐसा देखा जाए तो एक ही समस्या है, वो एफआईज की बिकवाली। अगर एफआईज इतना जोर से बेचना बंद कर दे तो शायद हमारे बाजार तो बहुत ही बढ़िया है। एक ज़माने में आपको याद है दीप, सारे मार्केट गिरते, चाइना अलग ही चलता था, अकेला ऊपर रहता था। करेक्ट है ना, बिल्कुल अलग। तब उन्होंने थोड़ा मार्केट ओपन भी किया था, आई थिंक कुछ लिमिट्स बढ़ाई थी। की ग्रोथ बहुत खतरनाक वाली जा रही है। वो साल तो मैं भूल गया, अब याद नहीं मुझे, लेकिन उस समय चाइना के किसी से, मतलब जैसा अमेरिका का कैसा था बीच में, वो किसी को देखते ही नहीं। आज भी है वो, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कौन से मार्केट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो अपने धुन में चलते हैं। वैसा एक जमाने में चाइना हो गया था, हम भी हो जाते हैं इस वक्त। वैसे ये थोड़ी एफआईज की बिकवाली है, वो प्रेशर है, उसके बावजूद हम बहुत बेहतर हैं। तो अगर एफआईज इतना नहीं बेचते तो हमारा हाल भी पिछली बार जैसा चाइना जैसा होता गया। हमारी ग्रोथ अच्छी है। आज भी आप देखें ना, अखबारों की हेडलाइंस में हायरिंग जबरदस्त है, इंक्रीमेंट जबरदस्त हो रहे हैं, ग्रोथ बढ़िया है। एक महंगाई की चिंता है हमारी, सबकी है। दूसरों के मुकाबले में हमारी नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स कंपेरेटिवली कम है। तो मुझे लगता है कि हम थोड़ी बेहतर सिचुएशन में हैं। लेकिन अब जहाँ तक मार्केट का सवाल है, 2 चीज़ें हैं। पहला आज की क्लोजिंग और दूसरा कल का मार्केट। 15,700 के नीचे आपको क्लोजिंग नहीं चाहिए, ठीक है। 15,775 के नीचे ना हो तो और भी बेहतर, नेगेटिव क्लोजिंग ना मिले तो और भी बेहतर। 15,700 के नीचे क्लोजिंग होने पर समस्याएं बढ़ेंगी, तो शॉर्ट टर्म के लिए बाजार के लिए नीचे की रिस्क और खुल जाती है। तो वो क्लोजिंग बेसिस पे आपको स्टॉप लॉस रखना है, पॉइंट नंबर 1। बैंक निफ्टी पर 33,000 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो समस्याएं बढ़ेंगी, उसका स्टॉप लॉस रखना है। 33,125 के ऊपर बंद हो रहे हैं तब तक ठीक है, कोई खास चिंता की बात नहीं। ये आपको क्लोजिंग बेसिस पे 2 लेवल ध्यान में रखने हैं। रहा सवाल कल का, तो वैसे कल तो आज ऐसे तो कुछ होना नहीं है। फेड की मीटिंग आज से शुरू हो रही, कल तक चलेगी। परसों सुबह हमें रिएक्शन देना है, बिल्कुल। लेकिन उससे पहले 2,500 पॉइंट गिरने के बाद आज रात अमेरिकी बाजार 500 गिरेंगे, 500 बढ़ेंगे, किसको पता। हाँ, करेक्ट। सो चांसेस डेफिनेटली एक तरफा 2,500 गिरने के बाद बढ़ने के हैं। डाउ फ्यूचर्स वही दिखा रहे हैं कि इतना गिरने के बाद, और दूसरा ये 30,500 जो लेवल हमने दिया था, एग्जैक्टली डाउ
कल वहीं पर बंद हुआ है, तो वहां से एक रिकवरी के चांस बनते, तो हल्की रिकवरी आज अमेरिकी बाजारों में आपको दिख सकती है। उस लिहाज से आपको 2 काम करने बचे हुए 1.5 घंटे में। अगर थोड़े नीचे के लेवल पर अहम सपोर्ट लेवल के आसपास आ जाए तो हल्की फुल्की शॉर्ट काटिए, है हिम्मत और पैसे तो थोड़ी बहुत खरीदारी कीजिए। आज के आज बन जाए बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच कर दीजिए 3.5 तक, और नहीं बेचना ही है कि भाई अब मेरे को निकलना है तो थोड़ा ऊपर आने दीजिए, इंतजार कीजिए। 15,900 के आसपास अगर वापस मिलता है आपको 16,000 के आसपास, वहाँ पे हल्का होने की कोशिश कीजिए। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। बाकी शो लीजिए का मजा लीजिए, एंजॉय कीजिए। शुरू करते हैं, बिल्कुल। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। कई सारे स्टॉक्स हैं स्क्रीन पर आ रहे हैं, उससे पहले जल्दी से जान लेते हैं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और साथ ही खबरों वाले शेयर्स। आशीष अरमान दोनों हैं तैयार। आशीष गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले देखिए बजाज ऑटो यहाँ पर सबकी नजर है। बोर्ड की बैठक है जहाँ पर बायबैक पर विचार होगा, तो यहाँ पर नजर रखेंगे। इसके अलावा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर देखिए बोर्ड पूंजी जुटाने पर विचार करेगा। आईटीडीसी क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे इसके, और दोपहर को 3:30 बजे कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो इसे भी सुनेंगे। ग्लोबल मार्केट्स में देखा जाएगा तो यूएस फेड की 2 दिवसीय बैठक शुरू होगी, और साथ में यूरोप में जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अप्रैल महीने के आंकड़े जो है वो आते हुए नजर आएंगे। बुधवार यानी 15 जून की बात करते हैं तो यहाँ पर ढेर सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें आपको डिविडेंड्स का एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा, यानी एक्स डेट होगी। हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए 19 रुपये के डिविडेंड का एडजस्टमेंट होगा, टाटा स्टील 51 रुपये का, टाटा पावर थोड़ा ये 1 रुपये 75 पैसे का है, टाटा केमिकल 12.5 रुपये, टाटा एलेक्सी स्टॉक महंगा है लेकिन 42.5 रुपये का जो डिविडेंड का एडजस्टमेंट है वो भी आपको देखने को मिलेगा। ग्लोबल मार्केट्स में यूएस फेड की पॉलिसी की जो बैठक है वो पूरी हो जाएगी तो यहाँ पर फैसला आएगा। सबको पता है कि दरों में बढ़ोतरी होगी और हाँ आशीष थोड़ा तो अंदाज लगाइए, कुछ तो बोलिए। नहीं सर बढ़ेगी ये तो पता है। चलिए कोई बात नहीं, इंतजार करते हैं परसों का। आशीष को लग रहा होगा हमें धुन में ऐसे बराबर बोले जाएगा, हमारा तो ध्यान हो गई नहीं क्योंकि हमको तो पता है ट्रिगर क्या है। ऐसा नहीं है, हमारा ध्यान रहता है, बिल्कुल ध्यान रहता है। जी जी सर। साथ में रिटेल सेल्स के डेटा जो है यूएस में वो भी आएंगे, और चाइना में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है मई महीने का वो आएगा। गुरुवार की बात करते हैं तो एक्स डेट होंगे कुछ स्टॉक्स। अपोलो टायर है 3 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड है, और साथ में कॉस्मो फिल्म्स, इसमें भी आपको एक्स डेट देखने को मिलेगी। 2 पे 1 बोनस शेयर जो है वो होगा। और ग्लोबल मार्केट्स में यूएस के हाउसिंग स्टैट्स जो है मई महीने के वो आते हुए नजर आएंगे। तो डेटा पैक्ड वीक है, ऑफ कोर्स कल की फेड पॉलिसी सबसे बड़ा ट्रिगर है ही। अरमान गुड आफ्टरनून, बताएं कौन सी हैं आज की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। सबसे पहले होटल स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो सरकार का कहना है कि अब सर्विस चार्ज पर जल्द नया सरकार जो है वो नया सर्कुलर ला सकती है, और ये सर्कुलर के बाद फिर जो आपका जो मेन्यू कार्ड है, मेन्यू कार्ड में जो भाव लिख रखा है उसके वहीं तक ही वो मैक्सिमम प्राइस होगा, उसके अलावा ऊपर चार्ज नहीं कर सकते। HDFC लिमिटेड जिसमें 577 करोड़ के 4 NPA के बिक्री के लिए उन्होंने बोलियां मंगाई हैं, और ये 4 NPA की बिक्री के लिए जो बेस प्राइस तय किया गया है वो 270 करोड़ है। LIC पर ध्यान रखिएगा, जो LIC ने धन संचय पॉलिसी लॉन्च की है, इसका इंपॉर्टेंस इस तरीके से भी है कि जैसा हमको LIC ने पहले भी बताया था कि वो नॉन पार्टिसिपेटिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, तो वो उसी एरिया में कदम है, और ये पॉलिसी नॉन पार्टिसिपेटिंग ही है। भारतीय एयरटेल पर ध्यान रखिएगा, जिसमें मेटावर्स में मल्टीप्लेक्स इन्होंने लॉन्च कर दिया है, और ये मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स जो है वो लॉन्च किया गया है। और अंत में एक ब्लॉक डील है जिसमें अशोक लीलैंड में 15 लाख शेयरों के कई सौदे हुए हैं। मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स। यस सर। क्या नाम है? पार्टी नाइट मेटावर्स। क्या करना है इसमें, कैसे करना है, मतलब क्या प्रोसेस बताओ सर। प्रोसेस तो नहीं पता। सर मेरा एक सवाल है कि ऑनलाइन मूवी देखें या मेटावर्स में जाके मूवी देखें मल्टीप्लेक्स में, क्या फर्क होगा? मैं तो पूछ रहा हूँ, एंकर में हूँ, सवाल में पूछा, जवाब आप लोगों को देना है। नहीं पता? नहीं। बंसल जी एनी आइडिया? बंसल जी आप मूवी कहाँ देखेंगे? देखो अगर बंसल जी को जवाब आता होगा तो पक्का बोलेंगे मेटावर्स में इसमें देखूंगा। जवाब नहीं आता होगा तो बोलेंगे हमारा तो बस वही थिएटर ही ठीक है, वहीं जाकर देखें। जी बंसल जी बताइए। अनिल जी जहां पर फ्री एंट्री मिल जाएगी अनिल जी, कॉम्प्लीमेंट्री टिकट अनिल जी जहां की मिलेगी वहां चले जाएंगे। दूसरों का लॉगिन आईडी पासवर्ड लेके घुस जाओ आप तो मेटावर्स में। तो चलिए मेटावर्स में अब फिल्म थोड़ा इस पर जरा डिटेल रिसर्च कीजिए, बताइए कि कैसे कर सकते, कुछ आइडिया तो लगना चाहिए, है ना। मतलब लोग ऐसा बोलते हैं कि मेटावर्स में आप जैसे पिक्चर देख रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा आप थिएटर में ही बैठे हो, ये वाला फील आएगा आपको। वहाँ जाने कैसे होगा वो एक्सपीरियंस होगा ना, वो 3D हेडसेट्स पहन के आप वो करोगे तो आपकी प्रेजेंस होगी और उसमें फिर आपको 3D का एक्सपीरियंस आएगा।
गजब है, बहुत ही बढ़िया। तो एक याद है पुराने जमाने में, मतलब माइथोलॉजी में ऐसे बुक्स में पढ़ते थे कि वो पलक झपकते ही ये वहां से वहां पहुंच गया, वहां से वहां पहुंच गया, मतलब इस वक्त यहाँ उस वक्त वहाँ, यही सब माया जाल है वही। आइए बढ़ते आगे, चलिए हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ तैयार हैं। खबरें सारी हमारे दोनों सहयोगी ने आपको बताई दी। कौन कौन है? सुमित जी, बंसल जी, हिमांशु जी, नितिन जी और विश्वेश जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, इंडिया बुल्स क्या हो गया? 10% नीचे। कल जो हम बात करते 105 पर, आपने बोला कि अब जाने दीजिए, लग रहा है कि ये बड़े ब्रेकडाउन आ रहा है। आज वो बड़ा ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहा है। हो गया एक्चुअली, 10% टूट गया आज सुबह मेरा शॉर्ट कॉल भी आ रहा था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं दिया, मैंने कहा कि अभी क्या पता मेरे बोलने के बाद सारे लोग निकले होंगे, नहीं निकले होंगे। कई बार होता है ना, लोग आप बोल भी जाए फिर भी लोग अपना सोचते ही हैं नेचुरली, जब ज़्यादा नुकसान होता है तो उनको लगता है कि थोड़ा रुक के करेंगे, देख लेते हैं, थोड़ा ऊपर आ जाए। एक जनरल मानसिकता होती है, गलत भी नहीं है जी, नुकसान बड़ा हो रहा हो तो। लग रहा था कि नहीं, कुछ कुछ आपको कल जो 105 पे बोल रहे थे लग रहा था, आज रिएक्शन आ रहा है उसका। सही है, क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ स्टॉक्स में जहाँ हो ही रहे हैं एक्सीडेंट तो वहाँ हो ही रहे। आइए बिगुल हिमांशु जी के लिए क्लोजिंग शो का पहला वाला हिटमैन हिमांशु। जी हिमांशु बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, बिकवाली का स्टॉक है और बेचना है पिरामल एंटरप्राइजेज पीईएल के फ्यूचर्स को। यहाँ पर अनिल जी चार्ट भी वीक है और डेटा भी काफी नेगेटिव होता हुआ नजर आया है पिछले कुछ मिनटों में। मुझे लगता है कि पिरामल एंटरप्राइजेज के जो 1600 का सपोर्ट यहाँ पर निकला है, ये स्टॉक 1500 रुपए की तरफ जाने के लिए तैयार है। तो 1620 के स्टॉप लॉस के साथ पिरामल एंटरप्राइजेज के फ्यूचर में बिकवाली करके चलने की सलाह है। पहला टारगेट रहेगा 1560 रुपए का और दूसरा टारगेट 1520 रुपए तक का। अनिल जी, मुझे लगता है कि ये दोनों ही टारगेट्स कल तक आ सकते हैं, तो पिरामल एंटरप्राइजेज में बिकवाली करके चलने की सलाह है। तो पिरामल एंटरप्राइजेज बिकवाली करके चलें, यह आपके लिए पहला कॉल इस शो का, सेल पिरामल एंटरप्राइजेज। आइए चलते हैं सुमित जी के पास, सुमित के सुपर हिट के लिए। बताएं सुमित जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु, सेल कॉल आया है, स्टॉक का भाव चल रहा है फ्यूचर्स में अभी 718 रुपए, 719 रुपए। स्टॉक का नाम है यूपीएल। यूपीएल के अंदर बिकवाली है, यूपीएल के अंदर सेलिंग प्रेशर है। यूपीएल मेरे को लग रहा है यहां से गिरावट दिखाएगा। 705 रुपए का इसके अंदर पहला टारगेट बनेगा, 700 रुपए का इसके अंदर दूसरा टारगेट बनेगा। यूपीएल में जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 730 रुपए, 732 रुपए के पास का है, तो यहाँ पे सीएमपी पे बिकवाली करें। यूपीएल के अंदर 730 रुपए के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं और 1 से 2 दिनों के टारगेट होंगे 705 रुपए से लेके 700 रुपए तक के। ओके, तो यह आपके लिए यूपीएल, इस पर आपके लिए कॉल आ रहा है सुमित जी की तरफ से। आइए विश्वेश जी भी हैं तैयार, बिगुल उनके लिए विश्वेश के विशेष। विश्वेश जी, गुड आफ्टरनून सर, बताएं। विश्वेश जी, आपका ऑडियो म्यूट पर है सर। मेरी ओर से, और जो पहला ट्रेड है वो है बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का 33,000 का पुट ऑप्शन खरीदना है, 195 190 की रेंज में मिल रहा है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी इज़ गेटिंग रेडी फॉर यहाँ से मुझे 1500 पॉइंट का कट लग रहा है करंट लेवल से। तो बैंक निफ्टी का 33,000 का पुट मैसिव ओपन इंटरेस्ट है, अगर वो गया तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बिग अनवाइंडिंग आएंगे पुट साइड। तो बैंक निफ्टी का 33,000 का पुट ऑप्शन 190 200 की रेंज में खरीदिए, 140 का स्टॉप लॉस रखिए और यहाँ पे 350 और 500 ये दो टारगेट रहेंगे बैंक निफ्टी के 33,000 के पुट में। और दूसरी जो ट्रेड है वो है पीएफसी को शॉर्ट करना है। फ्यूचर में 10340 के आसपास चल रहा है, मतलब 103 रुपये 40 पैसे 50 पैसे। यहाँ पे 106 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 100 रुपये और दूसरा टारगेट 95 रुपये। मुझे लगता है मार्केट में जिस हिसाब से अब सेलिंग रिज्यूम हो रही है, एग्जैक्टली जब हमने मॉर्निंग में 9:30 को फोनर किया था और हमने कहा था कि 15,800 आता है तो वहाँ बेचिए। अनिल जी देखिए 140 का डॉट उसने मैं एंट्री दिया, स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ और मार्केट वापस 15,700 की ओर आ गया। मुझे लगता है टुवर्ड्स क्लोजिंग शायद 15,700 टिके नहीं, तो मुझे लगता है बेरिश स्टैंस इज अ बेटर स्ट्रेटजी फॉर नाउ। तो बेरिश ही रहिए। बैंक निफ्टी का पुट खरीदना है
33,000 का पुट खरीद कर चाहिए। बैंक सब गिरने के लिए तैयार हो रहे हैं और एनबीएफसीज में तो ऑलरेडी हम प्रेशर देख रहे हैं। पीरामल का हमने सेल कॉल ले लिया, आईबी 10% नीचे और अब पीएफसी पर विश्वेश जी की सेल कॉल आ रही है। तो बैंक्स फाइनेंशियल्स ये अब कमज़ोर आपको बनते हुए दिख रहे हैं बाजार में, जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट्स की कॉल आ रही हैं। आइए एक दो और काउंटर्स हैं जिस पर रखनी है आपको नज़र। वीकनेस यहाँ पर आ रही है इंडिया बुल्स के अलावा नज़र रखिए पीरामल जिस पर आप वीकनेस देख रहे हैं। एबी कैपिटल अब ऊपर से और फिसलते हुए दिख रहे हैं, ये काउंटर भी फिसलने के लिए तैयार है। और एचपीसीएल इस पर रखिए नज़र। सुबह वागले साहब ने सेल कॉल दिया था, इस समय काफ़ी तेज़ गिरावट के साथ ये भी ट्रेड कर रहा है। आईजीएल में भी आपने कमजोरी आती देखिए। आईजीएल पर एक बार ज़रा सुमित जी से अपडेट लिया जाए। सुमित जी, खुला अच्छा था और उसके बाद काफ़ी तेज़ी से गिरा है। जो सुबह आपने सेल कॉल भी दी थी इस पर 342 का पहला टारगेट था, वो हिट हो गया है, अब 335 के करीब जाते हुए दिख रहा है। ज़रा बताएं आईजीएल पर अपडेट करें सर। बिल्कुल दीपांशु, एकदम सही याद आ गया आपको। आईजीएल सुबह सेल कॉल था और आईजीएल के अंदर डेज 2 पे अभी ट्रेड कर रहा है। 340 के नीचे और नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे। 335 330 रुपए तक के लेवल भी आईजीएल में देखने को मिल सकते हैं। तो जिन्होंने भी ओपनिंग के बाद ट्रेड किया है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए, इंट्राडे में जो बुक करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं वो भी करें। 340 के नीचे 335 रुपए तक के लेवल आईजीएल में देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपके लिए आईजीएल। सुबह के तो टारगेट हिट हो गए, अब देखते हैं और किस तरफ ये काउंटर आपको जाते हुए दिख सकता है। कुछ काउंटर्स हैं जो आज होल्ड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी खरीदारी भी एक दो नाम में आपको आती हुई दिखी है। हैवेल्स, ये एक इंटरेस्टिंग चार्ट है, इस पर हम सुबह अच्छा एक्शन भी बनते हुए देख रहे थे। जरा हैवेल्स का चार्ट देखें। बंसल जी, कोई राय इसके चार्ट पर जिस तरह से मूव कर रहा है? दीपांशु, हेवल्स का अगर आप चार्ट देखें तो चार्ट तो दीपांशु थोड़ा सा पॉजिटिव है। कल के हाइस के ऊपर स्टॉक निकला हुआ है, बुलिश कैंडल बनी हुई है। तो जिनके पास है दीपांशु, होल्ड की राय है और मुझे लगता है ऊपर में 1134 1135 तक स्टॉक जा सकता है। तो जिन्होंने लिया हुआ है दीपांशु, होल्ड की राय है। और इसके साथ साथ दीपांशु अगर कतार में कोई नहीं है तो एक चार्ट कॉर्नर के बिगुल की गुजारिश है। आइए बिगुल, राकेश जी, कुणाल जी की। कुणाल जी आगे। हाँ, अभी आए बंसल जी, कुणाल जी आगे। अनिल जी आगे, अनिल जी आगे। कुणाल जी कहाँ रह गए थे? कर रहे थे वो। बंसल जी कब से इंतजार कर रहे हैं, बिगुल बजाना उनके चक्कर में 5-7 लोग आगे निकल गए। बोले कुणाल जी आए तो बिगुल बजाए, कुणाल जी आए तो बिगुल बजाए। कहाँ रह गए तो कुणाल जी? अनिल जी क्षमा चाहता हूँ अनिल जी, कुछ तकनीकी गड़बड़ियों के वजह से अनिल जी थोड़ा सा विलंब हो गया अनिल जी जुड़ने में। तकनीकी या पारिवारिक? बंसल जी से बोल रहे थे पारिवारिक गड़बड़ियों की वजह से हुआ ऐसा। अनिल जी वहां पर भी टेक्निकल है अनिल जी। ओके, तो टेक्निकली मान के चले अनिल। थैंक गॉड आप टेक्निकल एक्सपर्ट है, आपके तकनीकी गड़बड़ियाँ नहीं। फंडामेंटल एक्सपर्ट होते तो गड़बड़ियाँ आप सोच सकते हो फंडामेंटल वाली होती। टेक्निकल गड़बड़ियाँ तो सुधर सकती है आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात ही। आइए बिल्कुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, बिकवाली की राय है पीएफसी पर। पीएफसी में बिकवाली की राय है। इसमें एक पिवट पॉइंट 104 का एक पिवट मेजर सपोर्ट स्टॉक ने नीचे की तरफ तोड़ा है और ये स्टॉक एक अच्छी बड़ी गिरावट का एक प्रबल दावेदार बन सकता है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए 105 पर पीएफसी में एक बहुत बड़ा सपोर्ट था और ये लेवल आज भंग होता हुआ नजर आ रहा है। साथ में पैटर्न भी बना है जिसको डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। ब्रेकडाउन आया 105 के नीचे। टारगेट अगर आप निकालने बैठे हैं तो काफी नीचे के टारगेट्स बनते हैं, तो इस वजह से स्टॉक पे बिकवाली की राय दे रहे हैं। यहां पर स्टॉप लॉस आपको 106 रुपए पर रखना है। 106 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस का रख करके शॉर्ट करें। पहला टारगेट होगा 97 रुपए का, 97 का, और इवेंचुअली स्टॉक 95 तक जाना चाहिए। तो 97 95 के दो टारगेट्स के लिए पीएफसी में हमारी बिकवाली करें। एक एक करके अक्रॉस द बोर्ड एनबीएफसीज पर आपके लिए सेल कॉल आ रही हैं और ये सबसे कमजोर कड़ी दिख रही है इस बाजार की। आइए एक और कॉल है विश्वेश जी की तरफ से। बिल्कुल विश्वेश के विशेष बताएं विश्वेश जी। लुपिन का 600 स्ट्राइक का पुट ऑप्शन 14 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। दीपांशु, मुझे लगता है कि वी वर एक्सपेक्टिंग पुल बैक। दो हमारा कॉल ऑप्शन चला था, हमने लुपिन पे दिया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से डाइंग मोमेंटम है अलॉन्ग विद अ मार्केट, लुपिन शुड क्रैक फ्रॉम हियर। तो 14 रुपीज़ के आसपास लुपिन का 600 का पुट ऑप्शन खरीदना है। इसमें 10 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखना है। 19 रुपी और 25 रुपीज़, ये दो टारगेट के लिए मुझे लगता है लुपिन का 600 रुपीज़ का पुट ऑप्शन रखना चाहिए। मुझे लगता है ये सारे वो वीक
वीक पॉकेट्स हैं जो बाउंस बैक में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और जैसे ही मार्केट वीक होता है उनमें फ्रेश सेलिंग रिज्यूम होती है। आई हैव सीन दिस काइंड ऑफ अ मूव 2008 में, आई हैव सीन दिस काइंड ऑफ मूव इन 2015। तो मुझे लगता है बीटन डाउन स्टॉक्स पुल बैक नहीं देते हैं और वापस गिर जाते हैं। दैट इज अ साइन ऑफ सम लार्ज प्लेयर एग्जिटिंग ऑन एवरी राइज। सो लुपिन का 600 का पुट इज व्हाट वी आर रिकमेंडिंग। 600 रुपये वाला पुट ऑप्शन खरीदना है आपको 14 रुपये में, ठीक है, और लगाना है स्टॉप 10.50 का और टारगेट रखना 19 रुपये और 25 पैसे का 600 रुपये वाला। दीप, सारे के सारे शॉर्ट कॉल आ रहे हैं, इन शॉर्ट कॉल को रोकने का मेरे पास एक उपाय है। जी बताइए। एक ही उपाय है। सिटी साहब? नहीं, अच्छा, चोपड़ा साहब। चोपड़ा साहब से फंडामेंटल राय लेते हो, शॉर्ट कॉल देंगे ही नहीं। चोपड़ा साहब स्वागत है, गुड आफ्टरनून सर। बताइए, लेने का वक्त है या देने का? देखिए, ये बाजार है, इसमें लेन देन चलती रहती है जी। मगर एक चीज मैं कुछ महीनों से कह रहा हूँ और आप भी इस बात को एंडोर्स करेंगे कि बहुत कॉशियस रहें और अच्छी कंपनियों में रहें, और जहाँ पर कैश फ्लोज अच्छे हैं वो कंपनियां यदि गिरेंगी भी तो वापस आ जाएंगी, और जहाँ पर कैश फ्लोज अच्छे नहीं हैं, डेट है, तो उन कंपनियों का काफ़ी बुरा हाल होगा। हमने देखा आरबीएल बैंक में या बंधन बैंक में या जो भी छोटे मझोले बैंक थे, आईडीएफसी, जो हाल हुआ, और मैं हमेशा से कहते आया था बहुत क्लटर्ड है। मगर ऐसा नहीं है कि ये मार्केट्स लेने की अपॉर्चुनिटी नहीं होते। तो मुझे लगता है काफ़ी सारे नेगेटिव्स जो हैं वो प्राइस इन होते जा रहे हैं। अभी संभावना ये है कि हो सकता है कि क्रूड अभी और भी ऊपर मारे और हो सकता है 130-140 जाए और थोड़ा सा और परेशान करे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम 15,000 तोड़ें। मगर अगर और गिरता है बाजार तो क्या करना चाहिए? मैं कहूँगा कि रिलायंस जैसी कंपनी लेनी चाहिए। रिकॉर्ड जीआरएम्स आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने चाहिए। तो मुझे लगता है कि रिलायंस जैसे कंपनीज में खरीदारी करनी चाहिए। और जो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, मुझे लगता है मेटल्स में भी एक अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है, तो टाटा स्टील जैसी कंपनीज लेनी चाहिए जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आईटी में भी अच्छी गिरावट आ चुकी है, तो टीसीएस जैसी कंपनी, इन्फोसिस जैसी कंपनीज लेनी चाहिए गिरावट में। तो ऐसा नहीं है कि गिरावट में बिल्कुल हताश होकर दूर बैठना है। ये टाइम दूर बैठने का, बहुत ज़्यादा दूर बैठने का नहीं है। यहाँ से थोड़ी और गिरावट आती है तो जो मैंने नाम लिया अनिल जी, वहाँ पर आप थोड़ी थोड़ी खरीदारी करें और निबलिंग शुरू कर दें, क्योंकि कभी ये नहीं पता लगता कि मार्केट का एग्जैक्ट बॉटम कहाँ है। मगर अच्छी करेक्शन हो चुकी है, और जैसे ही मॉनसून जैसे प्रोग्रेस कर रहा है और मॉनसून से रिलेटेड अच्छी खबरें आएंगी, मुझे लगता है फूड इन्फ्लेशन थोड़ा नॉर्मलाइज होना चाहिए। अगर क्रूड में गिरावट आ गई तो ये सोने पर सुहागा होगा भारतीय इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ डोमेस्टिक फैक्टर्स बहुत स्ट्रांग है, डोमेस्टिक डिमांड बहुत अच्छी है। बाज़ारों में हम देखते हैं अभी भी खरीदारी है। कंपनीज की जो सेल्स नंबर्स हैं वो अच्छे हैं, एबिटा गिरे हुए हैं, और एबिटा जब गिरता है इसका मतलब ये है प्रॉफिट्स नहीं बना पा रही इनपुट कॉस्ट की वजह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी नेगेटिव्स प्राइसिंग हो गए हैं। थोड़े बहुत और अगर रहते भी हैं तो आने वाले कुछ समय में हो जाएंगे। अभी फेड का जो भी मीटिंग है, मुझे लगता है 75 पैसे तक तो कहीं ना कहीं प्राइस इन हो चुका है। अगर इससे ज़्यादा आता है तो थोड़ा और झटका देखने को मिल सकता है। मगर मेरा ये अंदेशा है कि 75 पैसा अगर आया तो भी मार्केट्स में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होगी, क्योंकि वो प्राइस इन हो चुका है। डाउ में 900 पॉइंट का फॉल हम देख चुके हैं 2 दिन में। हमारे मार्केट्स में भी अच्छा फॉल हम देख चुके हैं। तो अभी फिलहाल मार्केट कंफ्यूज है, इंतज़ार कर रहा है जो फेड का डिसीजन आएगा। और अगर 75 बेसिस पॉइंट्स तक भी आता है, मुझे लगता है मार्केट्स में कहीं ना कहीं प्राइस इन है। ओके, तो ये आपके लिए राय। फूड इन्फ्लेशन कम आ जाएगा ऐसा बोल रहे हैं चोपड़ा साहब। चोपड़ा साहब, आपने तो पार्टी भी की थी सैटरडे के दिन, है ना, मुंबई में, दिल्ली में। कुछ ऐसा अंदाजा दे सकते हैं कुछ लोग जो पार्टी में थे, अगर वो हफ्ते में एक दिन उपवास करे तो इससे फूड इन्फ्लेशन कम करने में मदद मिलेगी? जो आपको लग रहा है कि ओवरवेट है या जिनको करने की जरूरत है। देखिए अनिल जी, मुझे पता है इशारा मेरी ओर है, और नहीं, खाली आपकी ओर नहीं है, और भी है बहुत सारे लोग। क्या बात कर रहे हैं? लोग हैं, मैंने ट्विटर पे भी देखा, काफी लोगों ने ज़ूम करके फोटोज भी लगाई, मैंने ट्विटर पे भी देखा। तो आपने फोटो खिंचवाते वक्त आपने एकदम सांस अंदर नहीं खींची थी क्या? एकदम अंदर लेके नहीं खिंचवाई फोटो? आपका ज्यादा अनुभव नहीं लगता ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे फोटो डालने का। जी, मैं बहुत कम फोटोज डालता हूँ। हाँ, तभी इस बार ट्रोलिंग होगी ना, अगली बार आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल बराबर से सांस अंदर लेके खिंचाएंगे। जी बंसल जी। अनिल जी,
अनिल जी अगर आप ध्यान दें तो जब फोटो क्लिक हो रही थी तो मैंने अनिल जी जोर से बोला भी था कि ब्रीथ इन अनिल जी। चोपड़ा साहब तो पास में ही खड़े थे, उन्होंने शायद सुना नहीं अनिल जी। आपकी अंग्रेजी कहाँ चोपड़ा साहब को समझ में आएगी, आप हिंदी में बोलते, पंजाबी में बोलते जी कुणाल जी। अनिल जी मैं कह रहा हूँ ये बंसल जी के ट्रेड सीक्रेट्स अनिल जी सारे सार्वजनिक कर रहे हैं आप अनिल जी। चलिए बढ़िया है, लेकिन कुल मिलाकर मूड माहौल चुस्त दुस्त रहे। बाजार तो जो गिरना गिरेगा, हमारे हाथ में थोड़ी बाजार। ओ 90 पॉइंट हो गया, 90 पॉइंट हो गया, दिन के लो पॉइंट के नीचे आ गया। हो। चलिए बिल्कुल, अब नितिन जी के लिए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका जी, जो वो भी हमारे साथ थे सैटरडे को। नितिन जी आपको भी फूड इन्फ्लेशन कम करने की जरूरत है, बिल्कुल। जी बताएं सर। देखिए जी, यहाँ पे जो वीकनेस आ रही है बैंक निफ्टी से वीकनेस आ रही है, और बैंक निफ्टी में आईसीआईसीआई बैंक में आज सबसे ज्यादा शॉर्ट बिल्डअप है, जो करीब 4% के आसपास ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। तो यहाँ पे हम आईसीआईसीआई बैंक की 680 स्ट्राइक की पुट ऑप्शन लेंगे, जो 14 रुपए में मिल रही है। ये एट द मनी पुट हो गई। इसका स्टॉप लॉस होगा 8 रुपए का और टारगेट होंगे 25 रुपए का। तो हम बैंकिंग में जिसमें सबसे ज्यादा शॉर्ट बिल्डअप है उसकी हम पुट ऑप्शन ले रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक, जो 680 की 14 में मिलती है, 25 के टारगेट होंगे और 8 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। 680 वाला पुट ऑप्शन खरीदिएगा आप आईसीआईसीआई बैंक का, 14 रुपए में मिल रहा है। यहाँ पर आप खरीदारी करके चलते हैं, 8 का स्टॉप लॉस, 25 का टारगेट। ये राय आपके लिए नितिन जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। अगला बिगुल है हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। अनिल जी अभी पीएफसी में बिकवाली की राय दी थी विश्वेश जी ने और राकेश जी कुणाल जी ने, उसी से मिलता जुलता स्टॉक उसी सेक्टर का आरईसी, यहाँ पर भी बहुत ही जबरदस्त वीकनेस बनते हुए नजर आ रही है। स्पेशली अगर शॉर्ट टर्म चार्ट देखूं मैं, एक क्लासिकल हेड एंड शोल्डर टॉप बना है, ना केवल शॉर्टर टाइम फ्रेम पर जो कि इंट्राडे चार्ट्स हैं, बल्कि लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पर भी उसका एक ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इस सेक्टर में या इन स्टॉक्स में जो गिरावट है वो काफी बढ़ते हुए नजर आ सकती है। तो आरईसी के फ्यूचर्स में बिकवाली करेंगे अनिल जी। स्टॉप लॉस छोटा है 115 रुपए का, क्योंकि बाजार ओवरसोल्ड है। अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो छोटा स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर बिकवाली करें। नीचे में 108 रुपए का पहला टारगेट और 105 रुपए तक का दूसरा टारगेट आरईसी में आता हुआ नजर आ सकता है। क्लासिकल ब्रेकडाउन यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, तो आरईसी के फ्यूचर्स में बिकवाली करके चलने की सलाह है। ओके, ये है आपके लिए बिकवाली करने की राय। आरईसी पीएफसी के बाद, पीएफसी तो पसंद आया था कुणाल जी, राकेश जी को भी और हिमांशु जी को भी। पीएफसी आरईसी, थैंक गॉड दो ही साथ में जोड़ी, तीसरा नहीं तो वो भी आ जाता था। ओके, सुमित जी है तैयार सुपरहिट शेयर के साथ, बिगुल उनके लिए। बताएं सर। अनिल जी, एक तो मेरा धन्यवाद हिमांशु जी को, कल मैंने आरईसी सेल दिया था तो अभी ये डेज लो पे ट्रेड कर रहा है, टारगेट के पास में है, तो एक तो उसका धन्यवाद। और दूसरा जो ये बिगुल बजा है वो सेल कॉल के लिए है। अभी भाव चल रहा है 573, 574, 573, 574। स्टॉक का नाम है एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ के अंदर गिरावट है, पिछले 3-4 दिनों से ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है, और आज कल का लो तो ब्रेक कर ही चुका है, बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड भी क्रॉस कर चुका है। मेरे को लग रहा है कि अब स्टॉक यहां से और गिरावट दिखाने को तैयार है। 585 का इसके अंदर ऊपर में स्टॉप लॉस लगाना है, और यहाँ पे सीएमपी पे बिकवाली करनी है एचडीएफसी लाइफ के अंदर। एचडीएफसी लाइफ का जो नीचे में लेवल देखने को मिल सकता है 560 रुपए से लेके 555 रुपए तक के लेवल एचडीएफसी लाइफ में यहाँ पे नीचे में देखने को मिल सकते हैं 1 से 2 दिनों के अंदर। यहाँ पे चाहिए तो ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है। 570 वाला पुट अभी 13.5, 13.80 पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। नीचे के अंदर 8 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 20 रुपए से लेके 24 रुपए तक के टारगेट एचडीएफसी लाइफ के 570 के पुट के अंदर देखने को मिल सकता है, और फ्यूचर्स में 560 और 555 ये लेवल देखने को मिलने चाहिए। तो बिकवाली करें एचडीएफसी लाइफ में। तो ये है राय आपके लिए एचडीएफसी लाइफ में बिकवाली करने की। 572 रुपए के आसपास, 574 के आसपास चल रहा है, यहाँ पर बेचे। 585 का स्टॉप लॉस, 560, 555 के टारगेट सुमित जी की तरफ से। सुमित जी कल ही बोल दिया था आपने आरईसी के लिए, एक दिन पहले। हमें जी कल सेल लगा रहा था तो इसलिए कल दे दिया था। अच्छा, ओके जी। तो गिराने में आपका भी योगदान तो पूरा है वैसे। पहले 2 दिन पहले मंदी शुरू होने के पहले सेल कॉल देना चालू कर देते सुमित जी हमारे। ओके, चलिए, तो यह है सुमित जी की तरफ से राय। लेकिन मंदी अगर आपको लग रहा है इक्विटी मार्केट में हो रही है और बहुत डर है, बहुत हालत खराब है, तो आपके लिए खुशी तो हम नहीं ला सकते, मुस्कुराहट भी नहीं ला सकते,
आपका दुख कम करने की कोशिश जरूर करते हैं। और दुख कम कैसे होता है? दुख ऐसा नहीं कि आपका कुछ कम होगा, आपको दूसरों का दुख बड़ा लगेगा तो अपने आप आपका कम हो जाएगा। तो हम आपका दुख दूसरों का बड़ा दुख बताकर कम करना चाहते हैं। कुणाल जी, ऐसा करने की इजाजत है? अनिल जी बिल्कुल इजाजत है अनिल जी, और इसको कहते हैं शार्डन फ्रॉइडे अनिल जी। हैं? ये क्या था? जर्मन वर्ड। हाँ जी अनिल जी, जर्मन शब्द है शार्डन फ्रॉइडे, यानी कि अनिल जी दूसरों के दुख से सुख प्राप्त करना। अनिल जी नहीं सीखेंगे हम तो जर्मनी जाके सीखेंगे, यहाँ पे सीखने का हमारा कोई इरादा नहीं है। जब हमें सिद्धार्थ जी ले जाएंगे जर्मनी तभी सीखा जाएगा, बाकी आप अपने पास रखो। तो ये जो अभी कहा कुणाल जी ने, यही करने की कोशिश हम कर रहे हैं। जो भी इन्होंने कहा आप समझ गए होंगे। हमारे साथ तैयार है अरमान बताने के लिए कि क्रिप्टो में 18 महीने की सबसे तेज गिरावट आई। कितनी गिरावट आई है, क्यों गिरावट आई है और क्या है डिटेल्स, अरमान बताइए। सर जैसा कि आपने कहा कि 18 महीने के स्तर के नीचेतम स्तर पर है। अब उसी के साथ साथ जो दिसंबर 2020 की थी गिरावट, उसके स्तर पर तो हम आ ही चुके हैं। अगर बिटकॉइन की, अगर सिर्फ बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन जो उच्चतम स्तर था वो लगभग $69,000 के आसपास था, वो अब घट कर लगभग $21,000 पर आ गया है। अब ये तो है ही सही कि लगभग 70% की गिरावट तो आ ही चुकी है, पर बहुत बिटकॉइन के अलावा भी जो क्रिप्टो करेंसीज है वहाँ पर जो आप गिरावट देखेंगे वहाँ पर तो लगभग 85% उनका मार्केट कैप पूरा उड़ चुका है। अब ये जो गिरावट आई है उसके मुख्य कारण क्या है? एक तो टेरा लूना करके एक और क्रिप्टो करेंसी थी, उसमें तो ऑलमोस्ट लोगों ने पूरा पैसा खो ही दिया है। उसी के साथ साथ जैसे ही फेडरल रिजर्व रेट हाइक हुआ है तो उसमें एक पैनिक के चलते लोग हमेशा इसमें, बहुत सारे लोग ऐसे निवेशक थे जो इसमें एक सेकेंडरी निवेश के तौर पे कर रहे थे, पर जब उनको लगा कि सेकेंडरी निवेश में और ज्यादा गिरावट हो रही है तो वहां पर पैनिक आया, और वहां पर पैनिक आने से अब लिक्विडिटी में भी पैनिक आ गया। अब जैसे ही लिक्विडिटी में पैनिक आया तो जो कोइनबेस ग्लोबल आईएनसी, जो कि एक एक्सचेंज है जहां पर इसकी ट्रेडिंग होती है, वहां पर लिक्विडिटी कम हुई तो इनका बिजनेस कम हो गया। इनका बिजनेस कम हुआ तो इन्होंने पहली बार ऐसा करा कि जो इनकी हायरिंग्स है वहां पर भी फ्रीज लगा दिया। अब कोइनबेस पे फ्रीज लगा तो जो हमारे इंडिया के एक्सचेंज थे जैसे वजीर एक्स और यूनोकॉइन, वहां पर भी फ्रीज लग गया। तो ये स्पाइरल इफेक्ट जो लगातार एक के गिरने से हुआ वो एंड तक एम्प्लॉयमेंट तक भी आ गया। तो पूरा स्पाइरल इफेक्ट सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी के लगभग 70 से 80% गिरने की वजह से सब कुछ पैनिक में आ गया। पूरा पैनिक आ चुका है इस बाजार में, और काफ़ी बड़ा वेल्थ इरोजन भी हुआ है। और जैसे हम बात भी कर रहे थे, पिछले साल से इस साल के अगर आप मार्केट कैप इरोजन देखें तो 60% का तो अक्रॉस मार्केट कैप इरोजन आपको होते हुए दिख चुका है। सर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है सर कि बिटकॉइन का जब हाई था तब उसका मार्केट कैप टोटल $1.27 लाख था, और अभी पूरे क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप उससे भी कम हो गया है, $93,000। कितना? 1.27 लाख करोड़? यस सर। डॉलर नॉट डॉलर में 1.27 लाख ट्रिलियन कह सकते हैं, 1.27 ट्रिलियन डॉलर 1.27 ट्रिलियन। और अभी पूरी क्रिप्टो 1 ट्रिलियन से कम है, 940 बिलियन पर है। एक चीज तो अच्छी हुई इस क्रिप्टो के आने से, लोग इक्विटी मार्केट को कोसते कम है। करेक्ट है ना, ये बात तो हो गई। नहीं तो ये सारे लोग है ना इक्विटी मार्केट में पैसा लगाते हैं जो क्रिप्टो में लगा रहे हैं, और फिर उनको लगता है कि हमारे बहुत नुकसान हो गया। अब उनको लगता है इक्विटी मार्केट ठीक है, नुकसान तो कम होता है। क्यों चोपड़ा साहब, ठीक है ना ये ऑब्जर्वेशन? सर देखिए, मैं तो क्रिप्टो करेंसी के हक में नहीं था क्योंकि अंडरलाइन समझ में नहीं आता था, और निश्चित रूप से इनमें से जो कस्टमर्स ने अपना पैसा खोया होगा या बहुत जले होंगे जोर से, अब शायद खत्म भी कर लिया होगा, तो वो इक्विटी मार्केट्स की तरफ आएंगे। मुझे लगता है ये रुझान आएगा क्योंकि वो फंडामेंटली अच्छी कंपनीज में पैसा डालने का मौका है, वो आप ट्रैक कर सकते हो। जिस चीज़ का अंडरलाइंग नहीं समझ में आता तो वो उसका वैल्यू क्या है वो कैसे कौन डिसाइड करेगा। तो इसमें स्पेकुलेशन है। अभी हमने देखा कि जैसे एलन मस्क ने डॉगी कॉइन निकाला या इस तरीके से मेमे कॉइन्स आए, एनएफटीज में भी बहुत ही मजाक चल रहा था। तो मनी वॉज सो इजी, मनी इज नेवर इजी अनिल जी। और ये बात हम सबको, पूरी जो इन्वेस्टर फ्रेटर्निटी है और जो भी हम लोग जो टीवी पे आते हैं या और किसी माध्यम से लोगों से बात करते हैं, ये बात उनको समझानी जरूरी है कि मनी इज नेवर इजी, और मेहनत करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है और दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसे कभी भी ऐसे नहीं होता। मैंने देखा कि जो 18 साल 19 साल के बच्चे स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों ने ऐप्स के द्वारा क्रिप्टो करेंसीज खरीदा बेची शुरू कर दी थी, और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अति हो रही थी कि बच्चे भी इसके अंदर घुस रहे थे, एंड मनी वाज सो इजी।
किसी ने भी पैसा डाला और बन गया, ऐसा होता नहीं है, इट इज अननेचुरल। तो मेरा ये मानना है कि अगर क्रिप्टो में इस तरीके का डैमेज हुआ है तो थोड़ा बहुत इसका स्पिल ओवर इफेक्ट बाजारों में भी आएगा। ये पैसा बाजारों में निश्चित रूप से फ्लो करना चाहिए। का बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है, ये सब कुछ करना पड़ता है, तब जाके पैसा बनता है इक्विटी में, मतलब इक्विटी में निवेश करने के लिए। ठीक है, बराबर यही कहा ना सर आपने? बिल्कुल ठीक बात। हाँ, अच्छा, उसके बाद भी पैसा नहीं बनता तो डेविल्स एडवोकेट ही है, फिर क्रिप्टो में क्यों ना लगाए? सर जिस दिन मुझे क्रिप्टो का अंडरलाइन समझ में आएगा उस दिन मैं लगाऊंगा, मगर अभी तक मेरे को समझ में नहीं आता उसका अंडरलाइन क्या है। ठीक बात है। बात यही है, जो चीज समझ में आए वहां पैसा लगाइए। हमें तो समझ में आती है सेठी साहब की एडवाइस। आइए बिगुल के साथ करते हैं उनका स्वागत और उसके बाद 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी। सेठी साहब स्वागत है आपका, बताएं सर क्या है इरादा आज? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी आज भी एक स्टॉक है कैश मार्केट का जिसमें खरीदारी करनी है, सिर्फ एक ही स्टॉक है अनिल जी। अरे आप एक दे रहे हो, मेहरबानी है सर, यहाँ पे तो कोई देने को तैयार नहीं है सुबह से। मतलब आप देखो, एक आध आदमी ने दिया है तो भी मतलब बहुत मुश्किल से है, मुश्किल से। हाँ, वो भी आशु जी सुबह सुबह देके वो स्प्रेड देके गए, वो भी सीधा सीधा निफ्टी खरीद के नहीं गए। और बाकी तो एक मुदित जी ने मैक्रोटेक डेवलपर दिया था 10 की कमाई में, करेक्ट। बाकी पूरा सुबह किसी ने नहीं दिया सर, इतना बाय को इतना सब मार्केट रिकवर भी हुआ। आप तो दे दो, बताओ सर। बिल्कुल अनिल जी, पहले तो जो कल वाला स्टॉक है उसके कल ही टारगेट अचीव हो गए थे, आज भी उसने अच्छा किया। कल मैंने वीएसटी टेलर्स 2:30 की जगह 3 बजे लेट से दिया था और 3 से 3:30 के बीच में ही जो मैंने 2585 पे रिकमेंड किया उसका 2670 के टारगेट आ गए थे। फिर आज तो सुबह 2727 तक वो स्टॉक गया है, अभी भी 2650 है, तो रिकमेंडेड लेवल से काफी ऊपर है इस खराब बाजार में भी। बाकी अनिल जी आज का जो स्टॉक है वो स्टॉक है शुगर स्टॉक है। मुझे लगता है शुगर सेक्टर, जो कि शुगर स्टॉक्स में एक भारी गिरावट पिछले कुछ दिनों में आई है, उसके बाद से अब चलने को तैयार लग रहा है। और यहाँ से आज मैंने पिक किया है पोनी शुगर्स इरोड लिमिटेड, जो पोनी इरोड के नाम से ट्रेड होता है, टिकर है एनएससी का। 237 के लेवल पे अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी शुगर और एथेनॉल की स्टोरी है। शुगर की कैपेसिटी है 3500 टीसीडी, फिर आपके एथेनॉल की भी अच्छी खासी कैपेसिटी है और 19 मेगावाट का इनका पावर का प्लांट है, जो एक्सेस पावर ये तमिलनाडु गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं। ये शेषाशाही पेपर ग्रुप की कंपनी है और ये कंपनी के वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते हैं, बिकॉज इस कंपनी की टोटल मार्केट कैप है आज सिर्फ 200 करोड़ की और ये कंपनी शेषाशाही पेपर में 14.02% स्टेक ओन करती है, जिसकी वैल्यू आती है आज के भाव से 150 करोड़। यानी 200 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी के पास जो इसकी होल्डिंग है वो 150 करोड़ की है। बाकी शुगर का अच्छा खासा बिजनेस है, एक जीरो डेट कंपनी, अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है। बुक वैल्यू है 380, प्राइस टू बुक वैल्यू के लिहाज से देखेंगे 0.65 टाइम्स के करीब ट्रेड करता है और प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल के लिहाज से भी 7-8 के मल्टीपल पे स्टॉक बहुत ही सस्ता है। तो मुझे लगता है इस तरह के खराब बाजार में इस स्टॉक को ये जो करंट लेवल 237 के आसपास बिल्कुल खरीदना चाहिए। 250 का शॉर्ट टर्म टारगेट है और 230 का स्टॉप लॉस रखना है। 230 का स्टॉप लॉस और 250 का टारगेट। 250 ही बताया ना सर टारगेट? हाँ अनिल जी, रिवाइज करो। अच्छा अनिल जी, हाँ बढ़ गया, बढ़ गया है, 243-47 दिखाई दे रहा है टारगेट नंबर 2। हाँ नहीं अनिल जी, अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, बाजार में सेंटीमेंट सुधरेंगे तो 260 भी होएगा, 270 भी होएगा। तो अभी इसको होल्ड करना चाहिए, अपने स्टॉप लॉस उसको ट्रेल करें। ठीक है, परफेक्ट। तो ये है राय सेठी साहब की तरफ से पोनी शुगर इरोड में खरीदारी करें। ओके, शुक्रिया सर। आज एक ही कॉल, बट कमजोर बाजार में भी सेठी साहब को भरोसा और बात करते करते पहला टारगेट भी हिट। आइए चलते हैं आनंद जी के पास और लेते हैं इस समय की मार्केट स्ट्रैटेजी। सर जो ओपनिंग की बात करी थी डाउ फ्यूचर्स को लेकर 250 पॉइंट ऊपर था शो की शुरुआत में, आधे घंटे में करीब 125 अंक गिर चुका है डाउ फ्यूचर्स, अब सिर्फ 110 अंक ही ऊपर दिख रहा है और उसका इंपैक्ट हमने थोड़ा हमारी स्क्रीन पर भी बनते हुए देखा है। तो ऊंचाई से फिसले हैं डाउ फ्यूचर्स, ऊंचाई से फिसले हैं नैस्डैक के फ्यूचर्स भी, हालांकि अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में है। यूके के बाजार होल्ड आउट कर रहे हैं, यूरोप के बाजारों में गिरावट है बट ज्यादा गिरावट नहीं है, हल्की सुस्ती है आप कह सकते हैं। एशिया की भी अगर आप बात करें अनिल जी, तो जापान के बाजार 1.5% नीचे बंद हुए, पर बाकी के एशिया के बाजार उतने खराब नहीं थे सर, और इनफैक्ट चीन 1% ऊपर था, हांगकांग एकदम सपाट बंद होते हुए दिखा है। तो एशिया की उतनी खराब परफॉर्मेंस नहीं है, हमारे बाजार भी ठीक ठाक थे, अभी थोड़ा ज्यादा फिसले सर। अब बताएं क्या व्यू बन रहा है इस समय का? शांति बनाए रखें, भगदड़ मच रही है तो आप वो
आराम से साइड में खड़े रहें। जब भी आपको ऐसा लग रहा हो कि स्टम्पीड हो जाएगा, भगदड़ हो जाएगी, तो एडवेंचरस न बने, नहीं बने। हाँ, ऐसे बहुत सारा ज्ञान आता है दीप इस तरह के मार्केट में। हमारे लेवल्स के हिसाब से सिंपल एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आज 15,700 के नीचे बंद होता है तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन कम कर लेनी है, ठीक है, थोड़ा और नीचे का रास्ता खुलता है। 15,700 के ऊपर, 15,775 के ऊपर बंद हो तो और अच्छा है, हरे में बंद हो जाए तो आप उतने बुरे नहीं जितने थे उतने ही है। डाउ फ्यूचर जिस तरह से वॉलेटाइल हो रहा है कोई पता नहीं है, आज अमेरिका में हो सकता है 500 ऊपर भी हो जाए, हो सकता है 500 नीचे भी हो जाए। इस बात की संभावना पूरी दिख रही कि 3 दिनों की तेज गिरावट के बाद हो सकता है एक फेड की मीटिंग के पहले अमेरिका के बाद हल्की फुल्की रिकवरी दिखाए। लेकिन जो हमारे यहाँ हो रहा है ऊपर नीचे, वैसे ही अमेरिका में भी होगा, होगी तो भी कोई एक तरफा रिकवरी हो जाएगी ऐसा नहीं है। जो फंसे हुए सबको हर लेवल पे बेचना है, करेक्ट, वैसे ही हाल अपना भी है, ऊपर में हर लेवल पे सबको निकलना है। तो मेरे ख्याल से शांति रखिए, कोई ऐसा ओवरनाइट पोजीशन रखने जैसा है नहीं। डेटा बता देता हूँ, 15,800 में एक और ब्रेक लेवल है, 15,800 के पुट पर 46 लाख शेयर है, 15,800 के कॉल पर 22 लाख शेयर है। 15,800 के ऊपर निकल कर टिके तो ही तेजी का मूड बनाना है, अदरवाइज नहीं। नीचे की तरफ 15,650 675 हल्का फुल्का सपोर्ट है, इसके नीचे गए तो 15,500 तक का रास्ता खुलेगा बाद में आगे चलते हुए, तो वो 15,500 15,800 अब आपकी ट्रेडिंग रेंज हो जाएगी इस लिहाज से। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, एक ही लेवल है 33,000 में एक और ब्रेक, 33,121 के लो को हमने डिफेंड किया क्लोजिंग बेसिस वाला। अगर हम 33,121 के ऊपर बंद हो रहे हैं तो ठीक है, 33,000 तक भी बंद हो रहे तो बहुत बुरे नहीं है, और 33,300 के ऊपर बंद हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी लेवल के हिसाब से 33,000 इंपॉर्टेंट है, ऊपर 33,500 पार करके टिके तो ही तेजी का मूड बनाइए, या 33,600 मान लीजिए। सो बेसिकली 32,900 33,000 सपोर्ट, 33,500 33,600 रुकावट, ये रेंज बहुत क्रिस्टल क्लियर बैंक निफ्टी की दिख रही है, साफ साफ एकदम। ठीक है, तो कुछ मत करो, शांति से बैठिए। आज का लो एक बार जरा देख लें, दीप निफ्टी का 15,660 के आसपास का है और बैंक निफ्टी तो 33,123 है। तो कुछ ना करें, रेंज के किसी एक सिरे पर आ जाए, बहुत ज़्यादा गिर जाए तो आज हल्की फुल्की शॉर्ट काट के जाएं, नहीं बड़ा हुआ आए थोड़ा तो थोड़ा आप लॉन्ग पोजीशन कम करना चाहें तो कर ले। हेजिंग रखें, जो मैं 3:20 पे बता दूंगा, 15,500 का पुट, 16,000 का कॉल, जो आपकी पोजीशन उस हिसाब से सेम इसी में बैंक निफ्टी में भी आएगा 33,000 33,500 की, वो देख लेंगे। तो ओवरऑल जितना पोजीशन कम रखें उतना बेहतर है। ठीक है सर, तो जितनी पोजीशन कम रखें उतना ही बेहतर रहेगा इस बाजार में आपके लिए। इंटरेस्टिंग मूव है सर। एक बार इंडिया बुल्स देख लेते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स ये आज सबसे ज़्यादा रेडार पर 12% तक नीचे गया था 10% का सर्किट खुलने के बाद, अब वहाँ से रिकवर होते हुए दिख रहा है। पिछले कुछ मिनटों में 4-5% की रिकवरी आपने इंडिया बुल्स में आती हुई दिख रही है। काफ़ी वॉलेटाइल हो रहा है ये काउंटर इस समय, इस पर रखें रेडार। और फार्मा शेयर्स पर रखें नज़र। औरों की हमने ऑलरेडी सुबह हम बात कर रहे थे, डॉक्टर रेड्डीज अब थोड़ा थोड़ा मोमेंटम में आपको आते हुए दिख रहा है और कुछ खरीदारी के संकेत इस पर आ रहे हैं। एल्केम लैब्स और इप्का ये भी हल्का सा मोमेंटम में इस समय आ रहे हैं। तो चुनिंदा फार्मा शेयर्स हैं जहां पर आपको रखनी चाहिए नज़र। और L&T टेक सर्विसेज, इस पर भी थोड़ा थोड़ा मोमेंटम अभी अभी आपको निचले स्तरों से बनते हुए दिख रहा है। सिंजीन एक और इंटरेस्टिंग काउंटर है जहां पर आप खरीदारी के संकेत बनते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ फार्मा शेयर्स हैं जहां पर मूव आ रही है। इनफैक्ट सिंजीन का जरा चार्ट एक बार देखते हैं और यहाँ पर पुलअप करिए, हिमांशु जी से राय भी ली जाए। हिमांशु जी, सिंजीन देखिए बाकी फार्मा के मुकाबले थोड़ा एक्शन में है और सुबह से गेंस होल्ड कर रहा है सर। दीपांशु देखिए, 500-520 के जोन में मल्टीपल टाइम स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। मतलब अक्टूबर 2021 से शायद 4 या 5 बार ये स्टॉक इस जोन में आया 500-520 रुपए के आसपास, और हर बार इस लेवल से टर्न अराउंड लेने में कामयाब रहा है। इसी के चलते मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास से यहाँ पर आज भी एक बाउंस आता हुआ नजर आया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक अभी ट्रेंड वाइज कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे है। तो मुझे लगता है कि 545 रुपए के ऊपर अगर ये स्टॉक बंद होता है आज या कल, तो हो सकता है कि यहाँ पर 570-575 रुपए तक का रन अप आता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल जिसने आज इसमें तेजी की पोजीशन बनाई है, मेरी सलाह रहेगी कि 535 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को, तेजी की पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। तो ये है राय आपके लिए इस वक्त सिंजीन पर आती हुई दिख रही है। बसिन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए हैं तैयार, आइए बिगुल के साथ करते हैं उनका भी स्वागत। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। बताएं सर पहले आउटलुक और अपडेट दोनों। तो अनिल जी, आज मेरे हिसाब से सारा जहर निकल चुका है। जो ऊपर में जिनको बेचने का मौका था वो निकल गए और जिन्होंने सौदा काटना था वो निकल गया। मार्केट अब स्टेटस को है और उसने जो इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स थे 15,600 कुछ जो भी आपका था, जो मार्च का लो है, वो भी टेस्ट कर लिया। अब आगे के लिए वी विल हैव टू सी एक दिन और, क्योंकि कॉशियसनेस है और नर्वसनेस है,
बट यही मौका है लेने का। स्मार्ट मनी विल बी बाइंग स्टॉक्स, और मुझे कोई दो राय नहीं, 17-18 से बाजार का ट्रेंड बदल जाता है। और मुझे जैसे आपको कहा, क्रूड विल फॉल, दे विल बी पीस स्टॉक्स एंड मार्केट्स विल एंटर अनदर न्यू ऑर्बिट वेयर ऑल दिस अनसर्टेनिटी विल बी बिहाइंड। कल फेड की मीट है, मुझे पक्का क्या, मैंने आई एम क्वाइट होपफुल 50 बेसिस पॉइंट्स पे ही रहेगा। द लैंग्वेज कैन बी स्लाइटली हॉकिश बट दैट इज इन द प्राइस। अब आपके लिए मार्केट में मौके हैं जो लेने के लिए, तो दिग्गज शेयर लीजिए। Select large, mid cap and large cap stocks which can make money and which you've always desired to have in your portfolio. सर बताएं। अपडेट भी दे दूं अनिल जी। SBI कार्ड्स बने रहिए। टाटा कंज्यूमर 755 बिक गया, वो बने रहिए। और टाटा मोटर, तीनों टाटा के जितने शेयर हैं सर और एक्यूमुलेट कीजिए। आज भी मेरे पे 2-3 पिक्स हैं, उनमें से 2 टाटा के ही हैं। आप कहें तो मैं शुरू करूं। ठीक है सर, बताएं प्लीज। अनिल जी, टाइटन, आई थिंक दैट विल बी एन आउट परफॉर्मर, और मार्केट ने चलना है तो टाइटन हैज टू बी द वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड स्टॉक्स एट दिस प्राइस आफ्टर अ स्टीप करेक्शन। 2085-90 में लीजिए। स्टॉप लॉस ऑफ 2035, 2200 to 2225 फर्स्ट टारगेट। दूसरा पिक जहां पे आज की डेट में अनबिलीवेबल एवरेज रूम रेट है, वो है इंडियन होटल। 24-25 हजार में भी रूम नहीं मिल रहा। और आप देख सकते हैं कि जो रिटेल फैमिलीज है, जो जैसे जैसे वो घूमने को जा रही हैं, जहां जा रही हैं, और ट्रैवल एंड टूरिज्म इतना खुला है, इंडियन होटल इज अ नो ब्रेनर। 216 रुपए में लीजिए। 209 का स्टॉप लॉस, 240 से कम मत बेचिए। और तीसरा होगा GNFC। आई थिंक एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर्स और उसकी जो कैर्पोग्राम है, वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है। 595 पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। 580 का स्टॉप लॉस, 640 का टारगेट। ओके, तो 3 स्टॉक्स है जहां पर खरीदने की राय है बसीन साहब की तरफ से। टाइटन, इंडियन होटल और GNFC, ये तीनों ही स्टॉक आपको खरीदने चाहिए। GNFC 598 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। GNFC के एक बार मैं आपके सामने लेवल्स रख देता हूँ। ये आ गए हैं 580 का स्टॉप लॉस, 640 का टारगेट। इंडियन होटल 209 का स्टॉप लॉस, 240 का टारगेट। टाइटन 2035 का स्टॉप लॉस, 2200 और 2235 का टारगेट। ये है आपके लिए राय इस वक्त बसीन साहब की तरफ से। धन्यवाद सर। कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात 9:45 पर। लेंगे आपसे आपकी बेहतरीन पिक्स भी, बाजार का डायरेक्शन और आउटलुक भी। ओके, कुणाल जी, राकेश जी भी तैयार हैं, हिमांशु जी भी तैयार हैं, लेकिन फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में हिमांशु जी कुछ ज्यादा आगे निकल जाते हैं। ओके, जैसे आपने बंसल जी को बोला था थोड़ा प्रैक्टिस करने को लास्ट टाइम के बाद। जी कुणाल जी। अनिल जी, हिमांशु जी की जो उंगलियां हैं अनिल जी, फैट नहीं है, फैट फिंगर का प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए वो आगे निकलते हैं अनिल जी हमेशा। ओके, तो बिल्कुल फिर हिमांशु जी गए, हिटमैन हिमांशु। आपकी जानकारी के लिए फिट और फैट में एक ही लेटर का फर्क है, FIT FAT। आप डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना है, फिट होना है फैट होना है। बताइए हिमांशु जी। सर वो जो लेटर है वो मेरे नाम में है, हिटमैन में भी और हिमांशु में भी, तो मैंने चूज किया हुआ है। बिल्कुल सर। बताएं सर। सर बेचना है लॉरस लैब्स को, और मुझे लगता है अनिल जी इंट्राडे STBT तो इसको बेचना ही है। 516 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं, और 500 रुपए का पहला टारगेट, 480 रुपए तक का दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस लगाना है 524 रुपए का। यहाँ पर चार्ट भी एक राउंडिंग टॉप बनता हुआ नजर आ रहा है। पुट राइटिंग में भी काफी अनवाइंडिंग देखने को मिली है, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली अनिल जी जो इसका बड़ा चार्ट है, लंबे समय का चार्ट है, उसमें क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन होते हुए नजर आ रही है, और आगे चल के स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक करंट लेवल से 15 से 20% तक की गिरावट दिखाने के लिए भी तैयार है। तो फिलहाल ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से लॉरस लैब्स में बिकवाली करके चलने की सलाह है। यहाँ पर 500 और 480 रुपए तक के टारगेट्स 1 से 2 दिनों में आते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, तो यह राय आपके लिए इस वक्त लॉरस लैब्स में बिकवाली करने की। 524 का स्टॉप लॉस लगाकर बेचे आप 500 और 480 तक के टारगेट के लिए। और इस बीच एक खबर, और वो खबर है आपके लिए बजाज ऑटो की तरफ से आती हुई दिख रही है। इस खबर को एक शॉकिंग खबर माना जाए उन लोगों के लिए
जिन्हें उम्मीदें जगी थी बजाज ऑटो से। बजाज ऑटो ने अपना बायबैक प्रस्ताव टाल दिया है थोड़े समय के लिए, और ये कहा कि बायबैक पर अभी और चर्चा की जरूरत है। सरप्राइजिंग है, शॉकिंग है, बजाज ऑटो ऐसा कर रहा है, ये तो बड़ा गजब की बात है। माय गॉड, यानी कि या तो फिर बोर्ड में सहमति नहीं बनी है या फिर क्या और कुछ डिटेल्स नहीं सर, बस इतना ही आया है कि फर्दर डेलिब्रेशंस आर रिक्वायर्ड। अच्छा, तो इसलिए हमने मैटर को डिफर कर दिया। बोर्ड मिला, 3-3.5 घंटे की बैठक भी हुई बोर्ड की, बायबैक पर चर्चा भी हुई, पर फिर ये डिसीजन हुआ कि आगे और इस पर सोच विचार करना जरूरी है, और इसलिए इन्होंने बोर्ड इस डिसीजन को डिफर कर दिया है। ये आपके लिए इस समय अपडेट आ रहा है कंपनी की तरफ से। बड़ा डेवलपमेंट, बड़ा डेवलपमेंट बजाज। और स्टॉक देखिए सर, 5% टूट गया। 5% टूटने खबर क्या आती है, टूट नहीं था। 3750 का हाई बनाकर 3525 पर आता हुआ दिख रहा है। और ये कैश का फ्यूचर दिखाइए, फ्यूचर दिखाइए एक बार जरा, फ्यूचर दिखाइए। फ्यूचर में और फ्यूचर और कैश में फर्क भी काफी है दीप, काफी ज्यादा है। हाँ, 3685 कैश में और 3525 फ्यूचर में। माय गॉड, बड़ी तेज मार पड़ती हुई दिख रही है। एक बार जरा फ्यूचर और कैश दोनों साथ में दिखाइए, पता चले कितना कितना गिरे। फ्यूचर में 200 रुपए नीचे है और कैश में कितना नीचे है, जरा एक बार रुपए में आएगा तो पता चलेगा। 150 रुपए, यानी कि गैप पहले से ही चल रहा है। ये तो बड़ी तेज मार पड़ती हुई दिखी है बजाज ऑटो में। तो यहाँ पर तेज गिरावट बजाज ऑटो में होती दिख रही है, 5% नीचे आता हुआ अब दिख रहा है। तो बड़ी तेज गिरावट आती दिख रही है। और बायबैक को ये ऐसा कैसे, ये बजाज जैसी कंपनी ऐसा, हाँ इतनी बड़ी कंपनी है, फिर से एक तो इतने लंबे समय बाद बायबैक का प्रपोजल आया, बोर्ड बैठक हुई और फिर बोर्ड बैठक में आपने इसको डिफर कर दिया है। नॉट गुड, नॉट गुड, गलत मैसेज ये सेंड करता है उसका। पहले एक बार कुणाल जी जरा चार्ट देखें, और चोपड़ा साहब तैयार रहे आप अपनी राय के साथ, बजाज ऑटो का ऐसा करना क्या ठीक है? कुणाल जी दीजिए राय जल्दी से। अनिल जी देखिए, चार्ट पर भी कमजोरी आई है, खबर आते ही स्टॉक में एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, और अब एक मेजर सपोर्ट के आसपास बजाज ऑटो ट्रेड कर रहा है। यहीं पर जहां पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है, यहीं पर बड़ा सपोर्ट है। ये लेवल्स अगर टूट जाते हैं आज क्लोजिंग बेसिस पर, तो डबल टॉप पैटर्न यहां पर पूरा हो जाएगा, और उसके बाद बहुत मुमकिन है कि आपको 3500 के लेवल्स भी बजाज ऑटो में देखने को मिले। तो आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, मौजूदा भाव इंपॉर्टेंट है, और अगर ये 3650 के नीचे क्लोज देता है तो फिर आपको 3500 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल वेट एंड वॉच करें, 3650 के नीचे क्लोज आने पर एग्जिट करने की राय। ये है बिल्कुल जबरदस्त एक्शन होता दिख रहा है बजाज ऑटो में। क्या लेवल बताया एक बार जरा फिर से बताइए कुणाल जी। अनिल जी कैश मार्केट का लेवल मैं दे रहा हूं, और ये लेवल है 3650 का, 3650 का। 3650 के नीचे अगर क्लोज आता है आज तो फिर आपको 3500 पहला लेवल इसमें देखने को मिलेगा। ओके, 3650 के नीचे। 3650 कौन सा? कैश के फ्यूचर? कैश है जी, कैश मार्केट। हाँ कैश ये तो 36 तो 3500। एक बार जरा कैश का दिखाओ कुणाल जी को, मतलब मुझे भी, मतलब हाँ 3640। ओके, ये 3650 के नीचे। सर नजर रखना आप, कुणाल जी आपको जिम्मेदारी बजाज ऑटो की। तब तक जल्दी से बिल्कुल बजाज ऑटो के लिए नितिन जी की तरफ से, नितिन जी कह रहे हैं कि मुझे उस पर एक स्ट्रेटेजी देनी है, नितिन जी के लिए बिल्कुल। बताएं सर। जी यहाँ पे 3500 की पुट ऑप्शन लेंगे जो 122-123 में मिल रही है, और इसके टारगेट 200 रुपये होंगे, और स्टॉप लॉस इसका होगा 70 रुपये का। ये मैंने इसलिए दिया क्योंकि अभी न्यूज़ आने के बाद, न्यूज़ आने के पहले करीब 5-6% का ओपन इंटरेस्ट था, और न्यूज़ आने के बाद 14% का ओपन इंटरेस्ट हो गया, यानी 7% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ विद इन 5-7 मिनट्स, और उसके बाद स्टॉक प्राइस में अच्छी गिरावट आ रही है। तो हम यहाँ पे पुट ऑप्शंस के थ्रू प्ले कर रहे हैं। 3500 का जो लेवल है वो ब्रेक भी कर रहा है, तो 3500 की पुट ऑप्शन हम 120-22 में लेते हैं। 200-225 के टारगेट होंगे, और स्टॉप लॉस 70 रुपये का होगा। ओके, स्टॉप लॉस 70 रुपये का, और यहाँ पर पुट ऑप्शन खरीदने की राय 3500 वाला पुट ऑप्शन खरीदिए बजाज ऑटो का 123 रुपये में 200 रुपये तक के टारगेट के लिए, यानी कि यहाँ से कमजोरी और होना निश्चित है। आइए जरा एक बार चोपड़ा साहब से भी राय ली जाए। चोपड़ा साहब बताएं। चोपड़ा साहब एक और खबर जो आ रही है, 11 बजे बोर्ड बैठक शुरू हो गई थी, 3.5 घंटे के बाद ये डिसीजन आया है, इसका मतलब क्या? बोर्ड तैयार नहीं करने के लिए क्या है, क्या मतलब क्या पढ़ रहे हैं हम? एजेंडा भी नहीं था। अच्छा, खाली एक ही एजेंडा बायबैक पे 3.5 घंटे की मशक्कत के बाद ये बोले कि अभी नहीं, इसका मतलब क्या? ये कहीं ना कहीं अनिल जी मुझे लगता है कि जो मार्केट का प्रेजेंट हाल है और जो बेरिशनेस है
वो कहीं ना कहीं प्लेग आउट कर रही है। और ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से एफआईआईज ने भी माल बेचा है और आगे बेचे जा रहे हैं, अभी भी एफआईआईज काफ़ी होल्ड करते हैं अब बजाज ऑटो, तो कौन कौन से निकल जाएंगे ये कहना मुश्किल है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि जो भाव है उस पर सहमति नहीं बनी होगी, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि बजाज ऑटो खराब कंपनी हो जाती है। बजाज ऑटो कहीं से भी कोई खराब कंपनी नहीं है। और अगर बोर्ड चर्चा कर रहा है, आपस में डिसाइड करने की कोशिश कर रहा है, 3.5 घंटे लगा रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद वो लोग थोड़ा सा अभी एनवायरनमेंट अच्छा नहीं देख पा रहे हैं। और मुझे लगता है ये रिवर्सल जरूर आएगा आने वाले टाइम में। ये दोबारा से अनाउंस करेंगे बायबैक, क्योंकि कैश बहुत है बुक्स पे। और ये बात भी स्टेटमेंट आया था बजाज साहब का कि उनके पास इतना कैश है कि वो काफ़ी समय तक अपने सारे वर्कर्स को और एम्प्लॉयज़ को तनख्वाहें दे सकते हैं, कंपनी चला सकते हैं। अगर कंपनी कोई भी रेवेन्यू नहीं करती तब भी, तो कैश का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी कोई इशू नहीं है। कहीं भाव पे सहमति नहीं बनी होगी। थोड़ा सा ज़रूर नेगेटिव ये बताता है, क्योंकि ये भी मैनेजमेंट ने ही पहले डिसाइड किया होगा बायबैक के लिए और मैनेजमेंट ही विड्रॉ कर रही है। तो थोड़ा सा नेगेटिव एनवायरनमेंट के चलते हुए मुझे लग रहा है इन्होंने थोड़ा सा सेल्फ गोल किया है। बट अगेन मुझे लगता है वापस आ जाएगा। अगर ये 3200-3100 के लगभग भी मिलता है बजाज ऑटो, तो बहुत ही अच्छा बाय है लॉन्ग टर्म के लिए। तो मुझे लगता है वापस आ जाएगा। बजाज ऑटो अपने आप में बहुत अच्छी कंपनी है और ऑटो पैक आने वाले कुछ महीनों के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत ज़्यादा घबराहट की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म प्लेयर्स घबराए नहीं, बेच के भागे नहीं। और अगर नया एंट्री करना चाहते हैं कोई लोग, तो अगर ये मिल जाता है 3200 के आसपास, बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट है। ओके, 3200। ये भी बताओ, 3200-3100 कैश है फ्यूचर, 200 रुपये का फर्क है सर। 200 रुपये में तो बहुत कुछ हो जाता है, आप समझ तो गए होंगे। जी सर, कौन सा कैश वाला 3200 या फ्यूचर वाला 3200? मैं कैश की बात कर रहा हूँ। अगर कैश में यहाँ से गिरावट होती है तो कैश पे लेने के लिए तो बहुत ही अच्छा लेवल है लॉन्ग। आजकल ये बड़ा मामला है। आप देखो 150 रुपये का फर्क है सर, इससे 5% का फर्क वो पूछना जरूरी है। हमारा काम पूछना है सर। देखिए, ये है आपके लिए राय पूरी तरफ से इस वक्त आती थी। बजाज ऑटो आज का एक्सीडेंट। ओके, बजाज ऑटो से उम्मीद न थी। 3450 फ्यूचर, माय गॉड, 8%, 7%, बड़ा कट। प्रॉब्लम ये जब बाजार खराब होता है, सब खराब होता है। ऐसे खराब मार्केट में थोड़ी सी बीजेपी को ऑटो स्टॉक अच्छा करेंगे। कर भी रहे थे गया बजाज, और बाकी ऑटो को लेकर जा रहे हैं सर। लोग पैर पे कुल्हाड़ी पे पैर मारते हैं, पैर पे कुल्हाड़ी मारते, कुल्हाड़ी पे डांस कर लिया, ऐसा हाल है। आइए, एक आई थिंक एक कॉल है विश्वेश जी की तरफ से। चलते हैं विश्वेश जी के पास, विश्वेश के लिए। बताएं सर। दीपांशु, शॉर्ट करना है हीरो मोटर कॉप। अभी चल रहा है 2545 2550 की रेंज में। मुझे लगता है कि जो ऑटोज़ में ब्रेकडाउन आ रहा है उसमें हीरो मोटर कॉप में भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ साइडवेज एक कंसोलिडेशन था, जो शायद आज नीचे की ओर ब्रेकडाउन देगा। और जिस हिसाब से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाउन ट्रेंड इन प्लेस था, मुझे लगता है स्टॉक में नीचे के लेवल डेफिनेटली पॉसिबल है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस 2600 का रखना होगा। और मुझे लगता है 2470 और 2400, मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट 150 रुपीज़ तक का डाउन साइड मुझे लग रहा है। ओवरऑल ऑटोज़ भी दम तोड़ रहे हैं। तो अलॉन्ग विद निफ्टी ब्रेकिंग 15700, मुझे लगता है लास्ट मैन टू स्टैंड विल ऑल्सो फॉल। और इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर दीपांशु, ये सारे भी ट्रेड जो डिस्कस कर रहे हैं, नाइदर मी नॉर माई फैमिली नॉर आवर क्लाइंट्स आर हैविंग एनी पोजिशन। दिस इज स्ट्रिक्टली ओनली फॉर द जी बिजनेस शो। तो ये है आपके लिए हीरो मोटो कॉप में बिकवाली करने की राय विश्वेश जी की तरफ से आती है। ये फॉरेन ऑटो की बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी को फिर से रिविजिट करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। ये जो हिसाब से मामला बजाज ऑटो ने मूड बिगाड़ा है, मामला संगीन है। बिल्कुल। हीरो मोटो कॉप बेचे 2540 के आसपास चल रहा है। 2600 का स्टॉप लॉस लगाइएगा और टारगेट रखिएगा 2470 और 2400 के। ये है विश्वेश जी की राय बिकवाली करने की। ठीक है, ये है आपके लिए, क्या कर सकते हैं हम। चलिए, यहाँ तो कुछ ढंग का हो नहीं रहा दीप, माहौल खराब है। एक काम करते हैं, थोड़ा फॉरेन घूम के आते हैं। चलिए सर, चलिए विदेश यात्रा पर चलते हैं। जिनेवा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की एक बड़ी अहम बैठक चल रही है और हिंदुस्तान का भी भारी भरकम प्रतिनिधि दल पहुंचा हुआ है। पीयूष गोयल साहब वहाँ पर हैं, जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, वो नेतृत्व कर रहे हैं।
हमारा रिप्रेजेंटेशन भी है, हमारे प्रतिनिधि हैं वहाँ पर एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल इस वक्त सीधे लाइव जुड़ रही है हमारे साथ जिनेवा से और करते मुलाकात। स्वाति, अभी तो हमें पता है वहाँ पर गुड मॉर्निंग है, तो गुड मॉर्निंग, बताएं WTO में जिनेवा में क्या कुछ एक्शन हो रहा है? देखिए, एक्शन में अगर आप सुन रहे थे कल पीयूष गोयल साहब ने जब जाकर 164 नेशंस के मेंबर्स को ये कहा कि इंडिया कोई भी दबाव में नहीं है, किसी भी फोर्स पे वो आकर कोई भी एग्रीमेंट नहीं करेगा, जो लोगों के हित में होगा, जो पूरे विश्व के हित में होगा वही बात करेगा। तो ये उन्होंने कल जो एक स्टांस लिया है और बहुत ही ओपनली जाकर फार्मा कंपनीज़ को इतने खुले शब्दों में मेरे को नहीं लगता पहले कभी कहा है, बहुत ही बोल्डली उन्होंने बोला कि कुछ कंपनीज़, फार्मा कंपनीज़ हैं जो अब कुछ पैसों के लिए या प्रॉफिट्स के लिए लोगों की जान को नहीं महत्व दे रही हैं और ये बात बहुत ही दुखद है और इसका बिल्कुल विरोध करती है सरकार, इंडियन सरकार की बात जब की उन्होंने, और उनकी जो स्पीच थी वो बहुत सराही गई ऑल अक्रॉस, और स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ और लेस डेवलप्ड नेशंस ने उसको बहुत सपोर्ट समर्थन उनको मिला। क्योंकि अगर देखिए इंडिया जो बात कर रहा है वो है सबकी खुशहाली के लिए, सबके फ़ायदे के लिए और प्रो पीपल, प्रो नेशन, फॉर द गुड ऑफ द यूनिवर्स। तो ये बात सबने समझी और जानी और उन्होंने ये भी कहा कि थेरेपेटिक्स और डायग्नोस्टिक्स में अब ज़रूरत है और इंडिया ये लीड भी लेगा। यहाँ पर वैक्सीन्स के बाद अब हमें बिकॉज कोविड-19 हुआ और उसके बाद हमारी यही सीख हमें बताती है कि अब हमें बहुत सारी ऑगमेंटेशन को नहीं होगी सप्लाई के लिए थेरेपेटिक्स एंड डायग्नोस्टिक्स के एरिया में, और इंडिया वहाँ लीड लेगा, ये जाके वो कमिटमेंट भी करके आए हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया एक स्ट्रॉन्ग वॉइस, जैसा मैं कल भी कह रही थी, आपको उभर के आ रहा है और आप सुन भी रहे हैं अब नेशंस के सामने। उन्होंने कहा हमने अपना स्टांस बहुत क्लियर रखा है कई 4-5 मुद्दों पे जो मैंने आपको पहले बताया। तो कुछ मुद्दे कल डिस्कस हुए, स्पेशली कोविड-19 रिस्पांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज जो बातें हो रही हैं वो फिशरीज़ पे हो रही हैं। फिशरीज़ पे इंडिया का स्टांस क्लियर है, सब्सिडी इंडियन फिशरमैन को मिलनी चाहिए क्योंकि हम लाइवलीहुड के लिए फ़िशिंग करते हैं और हमारे फिशरमैन को प्रोटेक्ट हमें करना है। ऐसे ही उनकी एग्री और फार्म और फूड सिक्योरिटी को लेकर भी यही बात है कि लोगों तक खाना पहुँचे, कोई भूखा ना रहे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने सब बातें आगे रखी हैं और बहुत बढ़िया समर्थन इंडिया को फिलहाल मिल रहा है। डिस्कशंस चल रहे हैं सर, इस वक्त क्या क्लोजर फाइनली होता है वो तो आखिरी दिन होता है, ये तो नेगोशिएशन टेबल पर सब बैठे हैं, बट बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस इंडिया को यहाँ मिलते हुए दिख रहा है सर। हम भी आए थे तो हमें भी बहुत मज़ा आता। हमारे से हालत ख़राब है, रोज़ मार्केट गिर रहा है, इतना बुरा हाल है, आप कह रही मज़ा आ रहा है, अच्छी बात है स्वाति, एंजॉय। अच्छा ये बताइए, वो आपके राइट हैंड साइड में जो इतने कटआउट्स वगैरह जो लगे हुए हैं, ये सब क्या है? मतलब क्या कुछ यही वो जगह है क्या जहाँ पर ये सारा काम हो रहा है? ये आप राइट हैंड साइड में अच्छा ये पीछे करेक्ट नहीं, यहाँ पे सर ये यूएन, हाँ ये यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है, यहाँ पर बहुत सारी ये बड़ी जगह में आके लोग सब कंट्रीज़ के बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं। ये यहाँ पर आके अपना एक तरह से मोर्चा लगाते हैं, जैसे आप आज़ाद मैदान होता है या जंतर मंतर होता है दिल्ली में, ऐसी यूनाइटेड नेशंस जिनीवा में यहाँ पर जो नेशन से रिलेटेड कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर गलत होती हैं, उसके लिए यहाँ पर लोगों ने थोड़ी सी प्रोटेस्ट की है। ये सॉफ्ट प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट है। यहाँ पर पूरे लगे हुए हैं सर, रशिया को लेकर भी कंसर्न्स हैं, बहुत सारी कंट्री की रिप्रेजेंटेशंस हैं यहाँ पर। तो आप देखिए श्रीलंका से भी यहाँ पर जो दिक्कतें चल रही इकोनॉमी में, उनके लिए भी। सो लोग समझते हैं कि यहाँ आकर यूनाइटेड नेशंस के बीच अगर वो अपनी बात कहेंगे तो शायद सुनवाई हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त जगह है और बड़ी बड़ी बसेस एकदम, मतलब ये तो देखने लायक जगह है। सही वक्त पे गई हैं आप, बिल्कुल। सेंसेक्स निफ्टी देख तो नहीं रही ना वहाँ पे आप? नहीं सर। बहुत बढ़िया, देखना भी मत जब तक वापस ना आ जाए। देखने लायक मतलब मैंने कलर ये कलर रिप्रेजेंट कर रहा है सर इंडिया को इस वक्त। इंडिया को नहीं, पूरे दुनिया भर के मार्केट में यही कलर चल रहा है अभी। तो चलिए, हाल खराब है और स्वाति कह रही कि हम एंजॉय कर रहे हैं। स्वाति, कीप एंजॉइंग और बिल्कुल इसी तरह से बढ़िया और दमदार कवरेज जिनेवा से आप हमें देते हैं। सर इंडिया की स्ट्रेंथ, इंडिया का यहाँ पे जो जज्बा है और जिस तरह से इंडिया यहाँ पर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही है, वो देख के अच्छा लग रहा है सर। बहुत ही बढ़िया, मजबूती से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत अपनी बात रखता हुआ, विशेषकर
ये जो सारे मुद्दे हैं ये हमारे किसानों के बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं और हमारे जो लोअर इनकम ग्रुप हैं उनके लिए, उनके हक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए इस बार भारत ने बड़ा प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर भेजा और मजबूती से विश्व के इस मंच पर अपनी बात रखा है। धन्यवाद स्वाति, ये पूरा अपडेट देने के लिए। इस बीच डाउ फ्यूचर से 100 पॉइंट ऊपर और निफ्टी है 55 अंक नीचे, 15,700 के आसपास, कभी ऊपर तो कभी नीचे। ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन को बताने के लिए तैयार है अब वरुण दुबे। और वरुण दुबे ये बताने के जो ये एफआईएस की खरीदारी, एफआईएस की बिकवाली, एफआईएस ने इतना बेच लिया, इतना ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये सारे जो झंझट चल रहे हैं ना इस वक्त, उसको हम थोड़ा बताने की कोशिश करें आपको कि एफआईएस ने अब तक कितना पैसा लगाया, कितना बेचा है, कितना बाकी बचा है, कितना बेच सकते हैं, कितना नहीं बेचेंगे। तो ये हम डेटा आपके लिए लाने की कोशिश करें। ये रोज के डेटा आप 4,000 5,000 करोड़ बेचा, ये क्या किया, उससे एक डायरेक्शन मिलता है, लेकिन ये नहीं पता चलता है कि खाई कितनी गहरी है, कुआं कितना गहरा है, एग्जैक्टली कितना और गिर सकते हैं, कितना और बेच सकते हैं। तो वो अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी मैं आपको कहूँगा ये अंदाजा है, एग्जैक्ट फिगर का बताना मुश्किल काम है और क्यों है वो भी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन एक बार पहले समझिए कि हमारी रिसर्च टीम ने क्या डिटेल्स निकाली है। वरुण बताइए। ओके अनिल जी, तो जैसे कि कल आपने कहा था कि एफआईएस ने अब तक कितना खरीदा या बेचा है नेट, वो आंकड़ा आपको चाहिए था। तो वो आंकड़ा अनिल जी 2 तरीके से निकाला है। एक तो 1997 से हमने अब तक डेटा खंगाला और ये देखा कि कितना एफआईआर ने एक्चुअली नेट इन्फ्लोज किए हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट दोनों मिला के। और दूसरा, इसके पहले जो बड़ा इवेंट हुआ था जहां पे एक तगड़ा सेल ऑफ या इस तरह का कोराम जो आज देखने मिला, उस तरह का देखने मिला था, वो था लीमन ब्रदर्स का क्राइसिस। आपको याद होगा साल 2009 में जब भारी भरकम फॉल जो है देखने मिला था मार्केट्स में, और तब एफआईआर ने जम के बिकवाली की थी। उसके बाद जब एफआईआर ने खरीदारी शुरू की थी वो था अप्रैल 2009 का समय, जब एफआईआर ने पहले बार मंथली लेवल पे खरीदारी की थी। और तब से मार्च 2021 तक अगर आप देखेंगे, मार्च 2021 क्यों लिया, क्योंकि अप्रैल 2021 से अब तक अगर आप देखेंगे तो करीब 3,90,000 करोड़ के आसपास की कंटिन्यूस बिकवाली जो है एफआईआर कर चुके हैं। तो उस समय में यानी कि अप्रैल 2009 से मार्च 2021 के बीच में करीब 3,33,000 करोड़ के आसपास के जो इन्फ्लोज है या फिर जो खरीदारी है वो एफआईआर ने की थी। हालांकि इसको हम ऐसे देख सकते हैं क्योंकि 2009 में निफ्टी काफ़ी नीचे था वो समय पे, तो उस समय जितना खरीदारी की उसके बाद वो मल्टीप्लाई हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि 3,83,000 आपने अगर खरीदा है और उसके सामने बेचा कितना है 3,92,000, तो नेट तो आपका नलिफाइड हो जाता है पूरा। लेकिन क्योंकि नीचे लेवल पे लिया था और ऊपरी स्टॉक पे बेचते, तो जाहिर सी बात है आपका मनी जो है वो भी मल्टीप्लाई हुआ है। इसके लिए हम ये नहीं कह सकते। हाँ, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि एफआईआर की जो नेट होल्डिंग है अगर निफ्टी कंपनी में आप देखेंगे तो करीब 19.5% के आसपास की है, जो कि पिछले कुछ समय में अगर आप देखेंगे तो लगातार गिरते आई है। 21.5 से 19.5 आ गई। हाँ, 19.5 क्या, उसके पहले अनिल जी थोड़ी और भी थी, ज्यादा भी थी। हाँ, लगातार गिरते आई और अब 19.5% के आसपास आ गई है। यहाँ से कितना गिरेगा याद है पिछली बार फॉल जो हुआ था वरुण, जो 18-18% के आसपास आकर वो रुक गए थे, उससे नीचे उन्होंने इंडियन मार्केट में कभी कम नहीं किया। कोविड की बात कर रहे हैं? नहीं, 2008 कोविड वाले के टाइम पे भी 2008 का 18-18.5% की रेंज में जब आ जाती है तो वहां से उसके बाद वो कम नहीं करते, कर नहीं पाते होंगे या करते नहीं, भगवान जाने, जो भी है। लेकिन उतना है। तो अभी भी यहाँ 1-8% और घटने की गुंजाइश है। 1% घटने का मतलब 1,00,000-1,50,000 करोड़ के आसपास, 70 से 80 हजार करोड़। हाँ, उससे ज्यादा नहीं आएगा। 70 से 80 हजार करोड़ ये। और ये आप क्योंकि निफ्टी की कंपनी की बोल रहे हैं, निफ्टी के बाहर अगर आप निकाल के थोड़ा गिन लें, प्लस थोड़ा आईपीओ है जिसमें भी एफआईआई ने बहुत पैसे लगाए हैं, तो 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का आप राउंड फिगर मान के चल सकते हैं कि 1 लाख करोड़ की और बिकवाली हो सकती है अगर आए तो। बस कैसे ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तो ऐसी सिचुएशन में चोपड़ा साहब जो आंकड़े बता रहे हैं कि अगर 1 लाख करोड़ की और बिकवाली हो, अगर 12,000-13,000 करोड़ के आसपास की, 15,000 करोड़ के आसपास की हर महीने की म्यूचुअल फंड की इन्फ्लो है, तो 6-7 महीने तक अगर इन्फ्लो आते रहे इसी स्पीड से तो सामने सामने मुकाबला हो सकता है। अगर इन्फ्लो घट गए और एफआई इसी तरह से बेचते रहे तो मामला सीरियस है। इन्फ्लो बने रहे, एफआई ने बेचना रोक दिया तो मामला फिर से बेहतर हो सकता है। और अगर दोनों ही चालू रहे तो फिर ठीक है, थोड़ा बहुत और घटनाएं घट जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली सप्लाई एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये है बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़े जो एफआईआई के हमारी टीम ने 1997 से लेकर अब तक के निकाले। कितने साल के हो गए? 25। हाँ, ऑलमोस्ट 25। तो वहां से अब तक देखा प्राइमरी मार्केट का भी डेटा में जोड़ दूं, सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों ना, तो अभी भी 6.5 लाख करोड़ के आसपास के
बाई फिगर है एफएस के, क्योंकि इसमें प्राइमरी मार्केट का बड़ा डेटा है, इसके लिए ये इस तक है। अगर उसको निकाल देंगे तो आप समझ लीजिए 1.5-2 लाख करोड़ के आसपास का होगा, उससे ज्यादा ही होगा। ओके, क्या कहेंगे चोपड़ा साहब आप इस पूरी रिसर्च पे, एफआईआई की बिकवाली पर? देखिए, बहुत नो डाउट भयावह नंबर है, और अगर यहाँ से भी अगर 1 लाख करोड़ का और एफआईआई बेचते हैं तो निश्चित रूप से हम लोअर लेवल्स देखेंगे। जो मैंने पहले भी कहा कि हो सकता है हम 15,000 भी तोड़ दें, और अगर उनके डोमेस्टिक बॉन्ड यील्ड 3.5-4% वहाँ पे मिलता है तो वो यहाँ पे रहने में कंफर्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड यील्ड्स अच्छे हैं और वापस ये पैसा फ्लो करता है। मगर इसके साथ साथ एक और बात है, आपने 2 चीज़ें बोली, DII इनफ्लोज, यहाँ तक तो ठीक है, मगर एक जो मुझे डर लगता है, जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ ऐसा होता है, जब बाजार काफ़ी ख़राब हो जाते हैं तो रिडेम्पशन प्रेशर आ जाता है। तो अगर रिडेम्पशन प्रेशर आ गया और एफआईआई की बिकवाली चलती रही तो बहुत दिक्कत वाली बात है, और हो सकता है कि ये जो कन्फ्यूजन वाला माहौल है या जो गिरावट वाला माहौल है थोड़े टाइम और खिंच जाए। मगर हाँ, अगर रिडेम्पशन प्रेशर नहीं आया और इनफ्लोज आते रहे और बढ़ते रहे, और मुझे लगता है धीरे धीरे एफआईआई भी कहीं ना कहीं ये सेलिंग रोकेंगे। एक और सिल्वर लाइनिंग में कहूँगा कि अगर वॉर में रुकावट आती है या कुछ समझौता होता है तो उसकी वजह से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इमर्जिंग मार्केट्स में वो देख रहे हैं कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स की वजह से उस तरह से प्रॉफिट्स नहीं आएंगे कंपनीज के। तो इन कंपनीज से जो भी प्रॉफिट है उसको समेट के इमीडिएटली बाहर निकले। मगर अगर क्रूड नीचे गिरता है और वॉर रुक जाता है तो मेरा ये अंदाज़ा है और अंदेशा है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स कम होंगे। एक चीज़ मैं कल पढ़ रहा था अनिल जी अखबारों में कि जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, जो बॉल्टिक ड्राई इंडेक्स है और जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो करीब 15 से 20% कम हुई है। तो ये एक सिल्वर लाइनिंग दिखाई दे रही है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट अब कम आनी शुरू हो चुकी है। जो वेसल्स फंसे हुए थे उनमें कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रही है। जो चाइना से रिलेटेड इश्यूज थे वो थोड़े से ईज आउट हो रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय तक चलने वाली ये बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती है जो सेलिंग है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये एफआईआई भी थकेंगे और दोबारा से मुझे लग रहा है कि अगर बाइंग नहीं हुई, अगर वो थम भी गए तो भी डोमेस्टिक फंड्स के पास इनफ्लो अच्छा रहेगा और रिडेम्पशन प्रेशर नहीं आया तो हम यहाँ से खड़े हो जाएंगे। क्योंकि इंडिया के डोमेस्टिक इश्यूज एज कम्पेयर टू द ग्लोबल पीयर्स बहुत कम है। हमारे यहाँ पे अभी फूड इन्फ्लेशन कूल ऑफ हुआ है, कल ही इन्फ्लेशन नंबर्स हमने देखे, तो फूड इन्फ्लेशन और कूल ऑफ हो जाएगा। अगर क्रूड थोड़ा सा गिर गया तो मैं और ज्यादा होपफुल हूँ कि दोबारा से यहाँ से अच्छी तेजी देखी। और बात करते करते एक बार मैं बोलना चाहता हूँ कि बजाज ऑटो वापस आ रहा है। बजाज ऑटो कंपनी खराब नहीं है, बहुत अच्छा कंपनी है, और ये मुझे लग रहा है नीजक रिएक्शन था जो कहीं ना कहीं अब्जॉर्ब हो जाएगा या हो रहा है। तो बजाज ऑटो खरीदारी करने की राय, बजाज ऑटो गया, हीरो मोटो गया, अब टीवीएस मोटर्स, टीवीएस एक्चुअली बजाज ऑटो के बायबैक के अनाउंसमेंट के बाद टीवीएस ज्यादा भागा और अभी तक गिरा हुआ भी नहीं है। तो टीवीएस पे भी नजर रखिए, क्योंकि यही एकमात्र मजबूत शेयर बिल्कुल जो टू व्हीलर में सबसे ज्यादा था। तो देखते हैं अब टू व्हीलर शेयरों की, दूसरे शेयरों की बिकवाली का असर क्या वाकई में टीवीएस पे भी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इसके लिए हम थोड़े चार्ट पर राय भी लेंगे, लेकिन उससे पहले हिमांशु जी कह रहे बहुत देर हो गई, मेरे लिए बिगुल तो बजा दीजिए। हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी, आपने बिगुल की फरमाइश की, आप अपने बिगुल बजवा दीजिए। तब तक मैं कुणाल जी को एक काम दे देता हूं। कुणाल जी जरा इसके चार्ट देख के तैयार रखिएगा, टीवीएस मोटर्स। जी हिमांशु जी बताएं। जी अनिल जी, तो अनिल जी एक और स्टॉक है जो कि मुझे लगता है कि ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकडाउन है, और वो है आईडीएफसी लिमिटेड का। यहाँ पर अनिल जी चार्ट स्ट्रक्चर काफी वीक है और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो गिरावट है वो बढ़ते हुए नजर आ सकती है। 45 रुपए के लेवल्स को 2-3 बार स्टॉक ने डिफेंड किया है, लेकिन रिपीटेड टाइम जब सपोर्ट टेस्ट होता है तो इसका मतलब क्लियर कट सपोर्ट वीक होती है और वो टूटने के काफी चांसेस रहते हैं। डेरिवेटिव्स का डेटा भी वीक दिखा रहा है, यहाँ पर वीकनेस दिखा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन के जरिए अनिल जी ट्रेड लेंगे। आईडीएफसी लिमिटेड की 45 के स्ट्राइक की, 45 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन खरीदेंगे ₹1.30, ₹1.40 के आसपास के जोन में। ₹1 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाएंगे। ₹2 का पहला टारगेट और ₹2.70 का दूसरा टारगेट। आईडीएफसी लिमिटेड में बिकवाली करें या फिर 45 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन में खरीदारी करके चलने की सलाह है। यहाँ पर मुझे लगता है कि जो मैंने टारगेट सुझाए हैं वो आते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, आईडीएफसी लिमिटेड का या तो फ्यूचर बेचे या 45 का पुट ऑप्शन खरीदे, ये राय है आपके लिए। कुणाल जी चार्ट देख लिया आपने टीवीएस के? जी अनिल जी टीवीएस का चार्ट बहुत उम्दा है, आउट परफॉर्म कर रहा है अनिल जी।
बाकी बाजार में हम जो कमजोरी देख रहे हैं, ऑटो काउंटर्स में भी जो गिरावट है उसका कोई असर यहाँ नहीं पड़ रहा है। स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मेरी राय में जिनके पास भी पोजीशन है बिल्कुल बने रहें। इस स्टॉक के लिए कुछ कंजेशन 800 रुपए के आसपास नजर आता है, 790 से 800 के बीच। जैसे ही 800 के लेवल्स पार होंगे, बाजार का मूड माहौल सुधरेगा तो स्टॉक में आपको और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में क्योंकि ये स्ट्रांग अभी तक है और आउट परफॉर्म कर रहा है, बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। ओके, बिल्कुल होल्ड करें। फिलहाल डरने घबराने की जरूरत नहीं। यही एकमात्र मजबूत शेयर है टू व्हीलर में जो अच्छी तेजी दिखा रहा है। और इस बीच आशु जी का मैसेज आया है हिमांशु जी आपके लिए कि आईडीएफसी में जो आपने बेचने की सलाह दी है उसमें वो पूरी तरह से आपके साथ है। और आप इस गलत फहमी मत रहिए कि आपके साथ है, वो हर किसी के साथ है जो भी आईडीएफसी बेचने का मन बनाए। सबके लिए खुला, बिना शर्त बाहर से खुला समर्थन है उनका। जी जी हिमांशु जी। हाँ अनिल जी, ये तो देखिए पैनल में जितने भी एनालिस्ट्स हैं उनको ये बात पूरी तरह से पता है कि सेलिंग की कॉल में आशु जी मोस्ट ऑफ द टाइम सबके साथ हैं। नहीं वो तो है, बात सही है, लेकिन आईडीएफसी पर उनका स्नेह विशेष है। तो आईडीएफसी की बिकवाली की राय देने वालों को वो बहुत ही ज्यादा प्रेम और सम्मान के भाव से देखते हैं ऐसा है। तो आप समझ लीजिए, आपके लिए आशु जी की तरफ से ये मैसेज आया कि मैं हिमांशु जी को पूरी तरह से सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा हूँ। आइए वक्त है बैन से बेनिफिट का। आशीष चतुर्वेदी है तैयार। बताएं सर। दो स्टॉक हैं, डेल्टा कॉप है, इसकी 93% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, तो बना रहेगा कुछ दिन और। आरबीएल बैंक की तो एंट्री आज ही हुई है, तो 116% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, तो ये आरबीएल बैंक भी बना रहेगा। एक और नंबर आ रहा है सर अब इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस का। यहाँ पर भी देखिए बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है बढ़कर 117% हो गई है, 95% के आंकड़े को काफी अच्छी तरीके से क्रॉस कर लिया है। तो अब बैन में आपको मिलेंगे डेल्टा कॉप, आरबीएल बैंक और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। आईबुल ये तो खैर एंट्री सरप्राइजिंग नहीं है, लेकिन निकल कौन रहा है सर? कोई नहीं निकल पाएगा। तीन हो जाएंगे। ये तो तीनों ऐसे भाई है ना, एक साथ रहने लायक ही लगते हैं, एक जैसे ही है ना, एक जैसे लगते हैं। करेक्ट सर। तीनों मतलब उसमें भी थोड़ा डेल्टा हल्का सा अलग है। आरबीएल और आईबुल तो बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल डाल लीजिए इनको एक साथ में। चलिए वक्त बिताएंगे एक साथ। लेट्स सी आफ्टर दैट क्या होता है क्या नहीं होता। इस बीच दो टारगेट अचीव होते हुए आए नजर आए। उसका एक तो पोनी शुगर इरोड, जो सेठी साहब ने अभी भी क्लोजिंग शो में राय दी थी 240 रुपये के आसपास, 250 का टारगेट दिया था, वो लगभग हासिल उस समय भी हो गया था, अभी तो पार हो ही चुका है। सुबह आपको अपार इंडस्ट्रीज दी थी लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर राजेश पालविया साहब ने, अपार इंडस्ट्री, और अपार इंडस्ट्री का भी उनका टारगेट हासिल होता दिख रहा है। 15% के खराब बाजार में इतना भागा है, वाओ जोरदार। पालविया साहब ने कमाल कर दिया। अपार इंडस्ट्री तो बहुत ही गजब का कॉल है। इस खराब बाजार में 15% भागना मतलब मजाक थोड़ी है, बहुत ही तगड़ी ये आपके लिए आती हुई दिख रही है दोनों ही एक्शन। जी बिल्कुल। तो चलिए ये आपके लिए कुछ और कॉल्स और स्टॉक्स जहां पर आपको रख रही है नजर। अच्छा एक्शन इस पर बनते हुए दिख रहा है। एक दो और स्टॉक्स जहां पर थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। सीमेंस सुबह कमजोर था, अब एक रिबाउंड की कोशिश कर रहा है। वोल्टास में आपको एक खरीदारी की मूव आते हुए दिख रहे हैं। ये दोनों स्टॉक्स हैं जो आपके रेडार पर होना चाहिए। वोल्टास पर रखिए नजर, इस पर भी एक अच्छी मूव इस समय आती हुई दिख रही है। विश्वेश जी जरा वोल्टास का चार्ट देखें सर, अदरवाइज भी ठीक ठाक रहा है, कोई व्यू इस पर? देखिए दीपांशु, मुझे लगता है कि वोल्टास में भी ऑलरेडी एक ब्रेकडाउन आ चुका है। इनफैक्ट अभी आप ऐसा कह सकते हो कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। एक अगर पुल बैक लेता भी है 980 990 तक, तो मुझे लगता है 1010 के स्टॉप से बेचना चाहिए। 900 के नीचे के टारगेट होंगे। ये सारे वो स्टॉक हैं जो फॉल के बाद उठ नहीं रहे हैं, साइडवेज हो गए हैं, और अगर ऐसे में मार्केट में ब्रेकडाउन आता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ब्रेकडाउन आएगा। सो मेरे हिसाब से बॉटम फिशिंग की तो डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए। शॉर्ट करना है तो भी मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा बेटर है। यह है आपके लिए राय जहां तक वोल्टास का सवाल है। इस काउंटर पर रखिए नजर, एक्शन इस पर आ रहा है। उज्जीवन में एक अच्छा एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है, जरा इस पर रखिए नजर। उज्जीवन स्पाइक करते हुए दिख रहा है इस समय। एक उज्जीवन में स्पाइक, एक इंडियाबुल्स रियल एस्टेट, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि थोड़ी देर पहले ये थोड़ा सुस्त बैठा हुआ था, अब वहां से इसमें एक बड़ी खरीदारी आती हुई दिखी है। इंडियाबुल्स रियल एस्टेट अब ये निचले स्तरों से थोड़ा बाउंस बैक है या फिर कुछ और एक्शन, ये समझना पड़ेगा, बट इंडियाबुल्स रियल एस्टेट है। उज्जीवन की मैंने बात करी, एक बार एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी देखिए, इस पर भी एक मूव इस समय आपको बनती हुई दिख रही है और थोड़ा स्पाइक के मूड में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का चार्ट आ रहा है इस समय, करीब 2.5% ऊपर ये इस समय जाते हुए दिख रहा है। जरा सुमित जी देखें, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 600 के ऊपर, बाकी फाइनेंशियल में तो एक्शन नहीं है, यहाँ पर क्या चल रहा है?
दीपांशु, एयू बैंक के अंदर बाउंस बैक आया है और स्टॉक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिला है। तो मार्केट्स में कोई भी रिकवरी आती है तो एयू बैंक में फिर एक अच्छा जंप ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, जिसमें 620 रुपए से लेकर 630 रुपए तक के लेवल एयू बैंक के अंदर 1-2 दिनों के अंदर ही देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं एयू बैंक के अंदर। बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं और यहाँ से आपको मूव भी अच्छा खासा आते हुए दिख सकता है। चलिए देखते हैं, उज्जीवन पर भी एक बाउंस बैक के संकेत आ रहे हैं। ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट आपको बनते हुए दिख रहा है। कुछ कुछ काउंटर्स हैं जो थोड़ा बाजार के मूव के विपरीत जाने की कोशिश कर रहे हैं इस समय, बट मेट्रोपोलिस वापस आज टूटा है। एक बाउंस बैक आया था, 1800 तक संभला जरूर था ये स्टॉक, बट अब वापस अपनी गिरावट का ट्रेंड रिज्यूम करते हुए दिख रहा है मेट्रोपोलिस। बंसल जी, 1450 भी आज तोड़ दिया है, मल्टी ईयर लोज पर अब मेट्रोपोलिस आ गया। क्या राय बनती है सर 4% की गिरावट के बाद? दीपांशु, जैसे आपने राइटली मेंशन करा, चार्ट में देखें तो एक ब्रेकडाउन है और एक मेजर पिवट को भी स्टॉक ने तोड़ा हुआ है। तो दीपांशु, यहाँ पर तो देखिए कुछ फ्रेश बिकवाली की राय नहीं है, पुल बैक पर ही निकलने की राय होगी और किसी भी तरीके की बॉटम फिशिंग से यहाँ पे बचना चाहिए। इनसे बचकर ही चलें। चोपड़ा साहब, डायग्नोस्टिक स्टॉक्स पर आपकी कोई राय सर? एक तो टाटा एमजी का कंपटीशन का खतरा है, उसके बाद हमने देखा कि सारे ही स्टॉक्स में भारी गिरावट आई। थोड़ा अभी रिसेंटली वापस एक्शन में आए थे क्योंकि कोविड केसेस बढ़े थे, बट अब दोबारा इसमें गिरावट आ रही है। कोई राय रखते हैं स्पेस में सर? इस साल ऑलरेडी 50-60% की गिरावट सभी नाम में आ चुकी है। दीप, मुझे लगता है कि इनमें 50-60% की तेजी भी आई थी। अगर आप डॉक्टर लाल देखें या मेट्रोपोलिस देखें तो इस तरीके की तेजी भी देखने को मिली थी। अगेन ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी जो मुझे लग रहा है सभी लोगों ने बनाई और कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। मुझे लगता है कि ये गिरावट कभी थमेगी और नॉर्मलाइज हो जाएगा सिचुएशन और बिजनेस एज यूजुअल चलेगा। जो स्पाइक देखने को मिला था सडनली वो नहीं मिलेगा। और नो डाउट मेट्रोपोलिस की अगर हम बात करें, काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो गया था स्टॉक। तो अब लगता है मुझे कि यहाँ से हो सकता है कि 100-200 रुपये 300 रुपये की गिरावट के बाद ये स्टॉक में दोबारा से तेज़ी बनना शुरू हो और थोड़ा जो प्राइस टू अर्निंग है वो नॉर्मलाइज हो जाए, 20-22 के आसपास आ जाए, तो मैं भी बहुत कंफर्टेबल हूँगा इसको खरीदने में। अभी भी 36 के लगभग इसका प्राइस टू अर्निंग चलता है। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि जहाँ पर भी अर्निंग्स मैच नहीं कर रही प्राइस के साथ, मार्केट इज अ ग्रेट रैशनलाइजर, तो वो रैशनलाइज कर रहा है मार्केट उनके प्राइसिंग को। और जहाँ पर भी ओवर वैल्यूएशन थी, अगर हम चाहे इंटरनेट कंपनीज को देखें या जो नए आईपीओस देखें, उनमें जो पिटाई हुई, कहीं ना कहीं जो 40, 50, 60 के मल्टीपल, कहीं तो 80 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे थे, तो वो नॉर्मलाइजेशन चल रहा है और कुछ समय बाद मुझे लगता है इनमें दोबारा से एंट्री बनेगी। मगर फिलहाल मेरी यही सलाह होगी कि अभी फिलहाल दूर रहें और जहां पर भी ओवर वैल्यूएशन है वहां पर ना जाएं। सिर्फ कैश फ्लोज देखें, अच्छा प्राइस टू अर्निंग देखें। जो जितना कम प्राइस टू अर्निंग होगा उतने आप सेफ रहेंगे और वहां पर हवा नहीं भरी हुई स्टॉक्स में। तो अभी भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत और करेक्शन होगा और संभावना ये है कि जब भी ये स्टॉक्स आपको 20 या 15-20 के पी पे मिलेंगे तो ये अच्छे बाइस हो जाएंगे दोबारा से। तो ये है आपके लिए मेट्रोपोलिस, जहां पर रखनी है नजर। डायग्नोस्टिक शेयर्स तेजी से ऊपर गए थे और उसी तेजी से नीचे भी आ रहे हैं, बट नजर रखते हैं इस पर कैसा एक्शन बनेगा आगे जाकर। आइए 3-20 की स्ट्रैटेजी पहले ले लेते हैं और फिर थोड़ी देर में जय ठक्कर भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कैश के ऑप्शन के लिए। चलते हैं अनिल जी के पास उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। 125 अंक ऊपर है डाउ फ्यूचर्स। तो पिछले 1 घंटे में अब ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ। शो की शुरुआत में 250 अंक ऊपर थे, फिर गिरे थे। नैस्डैक फ्यूचर्स भी 1.5% से अब 0.5% ऊपर ही दिख रहे हैं। बाकी ग्लोबल संकेत भी ठीक है। थोड़ा कच्चा तेल वापस ऊपर गया, बट अच्छी बात है कि आज रुपए ने अपनी स्ट्रेंथ होल्ड करी है। सुबह से फिसला नहीं है रुपया। क्या करके जाना है सर? कुछ नहीं। कुछ नहीं ऐसे क्यों करना है? आराम करो। क्या है ये? तो हमारी तो मजबूरी शो करनी है, आपकी कौन सी है? आपकी देखने की मजबूरी समझ में आ सकती, करने की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। ये ऐसे मार्केट में आप कुछ भी करो, गलत पड़ने के चांस पूरे होते हैं। नो डाउट ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कल एक रिलीफ वाला सेशन हो सकता है। हम थोड़े ओवरसोल्ड हैं, यूएस ओवरसोल्ड है, एक रिकवरी आ सकती है। अगर आपकी वो हिम्मत है, उतनी रिस्क लेने की ताकत है, तो थोड़ा बहुत लीजिए। 15,500 का पुट ऑप्शन खरीद लीजिए, ताकि अगर अनएक्सपेक्टेड कोई बड़ी गिरावट हो जाए तो आप ले सकें। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 15,700 के ऊपर की क्लोजिंग मिल रही है और 33,300 के ऊपर की क्लोजिंग मिल रही है। तो क्लोजिंग बेसिस पे आप और एक्स्ट्रा खराब नहीं, कल जितने खराब थे उतने ही खराब है। आज फ्रेश नए ज़्यादा खराब नहीं हुए, मजबूत भी नहीं है, क्योंकि 140 पॉइंट ऊपर डाउ है। अब वो इतने ही होगा कि 500 ऊपर होगा, 500 नीचे होगा, किसी को पता नहीं। लेकिन संभावना है कि 2,500 पॉइंट एक तरफा गिरने के बाद 500 पॉइंट बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। तो शॉर्ट करने के लिए आपके लेवल ठीक नहीं है। लॉन्ग करने के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा उतना फेवरेबल नहीं है। बड़ा भी आ सकता है, बड़ा भी जा सकता है, दोनों चीज़ हो सकती है।
200 ऊपर भी खुल जाए कल, यू नेवर नो। सो इसलिए आप अपनी हेजिंग के साथ आप अगर लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहें तो बनाइए, और नहीं तो बेस्ट है कल सुबह की सुबह देखिएगा, ज़्यादा बढ़िया है। 15,500 16,000 इस रेंज को आपको बीचों बीच में आप बंद हो रहे हैं। लॉन्ग है 15,500 का पुट खरीद लिए, शॉर्ट है 16,000 का कॉल खरीद लिए। निफ्टी ये हो गया, बैंक निफ्टी लॉन्ग है 33,000 के पुट से हेज करिए, शॉर्ट है 33,600 के कॉल से हेज कीजिए। ओके, ये सिंपल सीधा है। ठीक है, तो पोजीशन है, होल्ड कर सकते हैं हेज। हाँ, पोजीशन अब ये तो देखो दोनों तरफ है ना, किधर भी, या तो बड़ा इधर या बड़ा उधर, तो बेटर ये कि कुछ नया ना करें, पुराना संभाल वही बहुत है। हाँ, मतलब वो आपने 10-12 गुलाब जामुन खा लिए, और उनको तो पहले डाइजेस्ट कर ले 4-5 और खाने के चक्कर में, है ना, तो पहले वाला तो संभाल ले, वही नहीं हो रहा। कहाँ नया, जितना कम करे उतना बढ़िया है। देखो पैसे बचे रहेंगे तो आगे कर पाएंगे, मेन सिंपल सी चीज ये, नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे। इसलिए इस वक्त सबसे पहले आपको मतलब लॉस कम करने की स्ट्रेटेजी बनानी है। ओवरनाइट रिस्की ज़्यादा है, इसलिए रखने की ज़रूरत नहीं है, और है उसको हेज कर लीजिए बस। ठीक है सर, तो अगर है पोजीशन हेज कर लीजिए। ये है आपके लिए राय अनिल जी की तरफ से। आइए कैश का ऑप्शन लेते हैं जय ठक्कर की तरफ से। बताएं जय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू दीप। दीप, सुबह राय दी गई थी 15,600 का पुट ऑप्शन खरीदने की 70 पे, और दीप आया तो और खरीदेगा, ऐसा भी सलाह दी गई थी, और आया था लगभग 45-50 तक। तो जिन्होंने भी वो खरीदा 70 पे खरीदा, 93 के आसपास हमने प्रॉफिट बुक करने की भी सलाह दी। इन वही व्यू आफ्टरनून शो में भी था, जहां पे मैंने आपको निफ्टी पर एक सेल रिकमेंडेशन दिया था, और वहां से लगभग 100 पॉइंट नीचे आया भी। सो व्यू दीप अभी भी मेरा वही है जो मैंने आफ्टरनून में और मैंने मॉर्निंग में भी शेयर किया था, कि ये टाइम का जो गैप डाउन हुआ है, आई मीन जनरली हम बोलते हैं कि जो गैप होते हैं वो फिलअप होने चाहिए। आई डोंट थिंक ये टाइम फुल्ली फिल होना चाहिए, बिकॉज इफ दैट हैपेंस तो ये टाइम का जो ब्रेकडाउन है वो अब ब्रेकडाउन हो जाएगा टेक्निकली, एंड देयर आफ्टर इट कैन लीड टू बिगर रैली, शार्पर रैली। आई वुड से कंपैरेटिवली जो पास्ट में हमने देखी है, लोग 15,700 से रैलीज आती है, दिस टाइम इट शुडंट हैपन। सो बिकॉज अगर वो गैप फुल्ली फिल होता है ये टाइम दी, फॉर व्हाटसएवर रीजन, मे बी फेड और व्हाटसएवर रीजन, तो अगर ये टाइम फुल हुआ तो वो फर्दर ऊपर की तरफ जाके शार्प रैली आ जाएगी, बेयर मार्केट रैली। सो आई थिंक दैट जनरली वो फील नहीं होना चाहिए, इसलिए भी मेरा बायस डाउन साइड का ही है। टिल दैट डजंट हैपन, इट्स प्रूफ दैट के ब्रेकडाउन है। एंड अब फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिल गई 15,600 में, तो 67-68 पर ही पुट ऑप्शन मिल रहा है, 15,600 का, उसको खरीदिए। स्टॉप लॉस सिमिलर रहेगा जो सुबह भी मैंने रेकमेंड किया था 9 रुपए का। सो गॉट एन अपॉर्चुनिटी बाय इट एट 67-68, 15,600 पुट ऑप्शन, परसों की एक्सपायरी का ही। नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी लिटिल बिट थोड़ा कॉस्टली साइड पर है, तो रिस्क थोड़ा यहाँ पे मैनेज हो रहा है। यहाँ पे टारगेट्स थोड़े मैं नीचे की तरफ लेके जाऊंगा, बिकॉज सुबह दिया था सेकंड हाफ ऑफ द सेशन है आज का। सो फर्स्ट टारगेट इसका दीप जो निकल कर आ रहा है वो है 129 का, एंड सेकंड टारगेट जो है दैट कम्स टू 146। सेकंड टारगेट थोड़ा छोटा हो जाएगा। सो 129, 146 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे आप। 15,600 का पुट ऑप्शन 16 जून की एक्सपायरी का है आपके लिए। जय की तरफ से 16,800 की पुट खरीद कर जाएं, 16 जून परसों की एक्सपायरी का ही पुट ऑप्शन खरीद कर आपको जाना है इस समय। 15,800 माफ कीजिएगा, 16,800 नहीं, 15,600 की पुट ऑप्शन का आप खरीद कर जाएं, 68 के लेवल पर आपको मिलेगी। नितिन जी, एक क्विक व्यू, बैंक्स में हल्की रिकवरी आई है सर, पर इंडसइंड बैंक आज 2% नीचे हमें दिखा है, बैंक निफ्टी का टॉप लूजर भी है। इसके चार्ट पर कोई राय सर 850 के नीचे? सर 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा इसमें सेलिंग है, इनफैक्ट इंक्रीमेंटल वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग हो रही है। आज भी देखेंगे तो कल से ज़्यादा वॉल्यूम्स है, और बैंक निफ्टी में ये जस्ट बाउंस है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ऊपर 33,500 पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रही है, तो सेल ऑन राइज मार्केट है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशंस हो रहा है। उसी को देखते हुए इंडसइंड बैंक वीक लग रहा है। ये लग रहा है कि आने वाले समय में 820 की तरफ जाना चाहिए, तो बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। और एक नया ब्रेकडाउन हो रहा है, पॉसिबल है कि 820 की तरफ यहाँ से नीचे इंडसइंड बैंक गिर सकता है। तो इंडसइंड बैंक इस पर रखनी है आपको नजर। बैंक्स में हल्की रिकवरी है टुवर्ड्स एंड, बट 100 पॉइंट नीचे ही बंद हो रहा है बैंक निफ्टी, और करीब 50 पॉइंट नीचे निफ्टी क्लोजिंग की तरफ आपको जाते हुए दिख रहा है। आइए फिर देखते हैं आज का एक्शन कैसे रहा। हालांकि सुबह की ब्रेथ काफी खराब थी, सिर्फ 3 या 4 निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव टेरिटरी में थे। उसके हिसाब से देखें तो ब्रेथ ठीक है, 1:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको दिखेगा, बट फिर भी कमजोरी आती हुई दिखी है। बजाज ऑटो बायबैक प्रपोजल को इन्होंने करा है डिले, और स्टॉक की हुई है जम के पिटाई, 4.5% नीचे, निफ्टी का टॉप लूजर।
इसके साथ ही इंडसइंड बैंक निफ्टी का टॉप लूजर रहा। हिंडाल्को, टेक महिंद्रा, यूपीएल, मारुति यहाँ पर कमजोरी दिखी। दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज 1% नीचे, एचडीएफसी बैंक 1% नीचे, एचयूएल, एचडीएफसी लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गजों में भी आपने दबाव बनते हुए देखा। टाटा मोटर्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, टीसीएस भी आपको लाल निशान में बंद होते हुए देखे। उसके सामने पावर स्टॉक्स का अच्छा प्रदर्शन रहा। एनटीपीसी आज निफ्टी का टॉप गेनर रहा। फार्मा में सुबह से हम थोड़ा रोटेशन देख रहे थे। सिप्ला, डिवीज दोनों में आपने खरीदारी देखी। डॉक्टर रेड्डीज करीब 0.5% ऊपर बंद होते हुए दिख रहा है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज में थी खरीदारी। आइशर, अल्ट्राटेक, ग्रासिम, अदानी पोर्ट्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, एमएनएम कुछ और काउंटर्स थे जहां पर आपने पॉजिटिव मोमेंटम बनते हुए देखा। वायरा कारोबार, अदानी एंटरप्राइजेज में मूवमेंट, टोरेंट पावर में 4.5% की खरीदारी। स्ट्राइड्स फार्मा, औरो फार्मा दोनों में अच्छा एक्शन दिखा। एलएनटी इन्फोटेक, बिरला सॉफ्ट, मिड कैप आईटी से ये एक्टिव रहे। कोरोमंडल इंटरनेशनल, पीवीआर, बंधन बैंक, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, डेल्टा कॉप बैन में है, 2.5% ऊपर रहा ये। डीएलएफ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ओबरॉय रियल्टी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, साथ ही आपने देखा एचएएल, रेन इंडस्ट्रीज और भारतीय एयरटेल, यहाँ पर थोड़ी खरीदारी दिखी। दूसरी तरफ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 12% गिरने के बाद अब 3% नीचे बंद हो रहा है, तो काफी वाइल्ड राइड रही। 12% इंट्राडे में फिसला था, फिलहाल 3% नीचे बंद हो रहा है। 92 के लेवल तक गया था, अब 102 पर ये बंद होते हुए दिख रहा है। मेट्रोपोलिस, पॉलीकैब, एचपीसीएल, आईओसी, बीपीसीएल, एम्फेसिस, यूनाइटेड ब्रूरीज, आईडीएफसी लिमिटेड, कोफोर्ज, आईजीएल, ये कुछ और काउंटर्स थे जहां आपने गिरावट बनती हुई देखी। एक बार एलआईसी पर नजर डालते हैं क्योंकि आज सुबह पॉजिटिव मोमेंटम दिखा और 1% ऊपर बंद हो रहा है, तो 10 दिनों की लगातार गिरावट का ट्रेंड आज एलआईसी ने ब्रेक करा है। मात्र 1% ही सही, बट 10 दिनों की गिरावट के बाद थोड़ा आज पॉजिटिव आपको क्लोज होते हुए दिखा है। बट ओवरऑल अनिल जी, आई डोंट नो अच्छा माने या बुरा माने, बट 880 पॉइंट की डाउ की गिरावट के बाद अगर निफ्टी सिर्फ 30 पॉइंट नीचे बंद हो रहा है तो ठीक ठाक ही एक्शन मानना चाहिए सर। हालांकि ऑफ कोर्स कल ऑलरेडी बाजार हमारे काफी 900 पॉइंट की गिरावट को ज्यादा तवज्जो नहीं देके 100 पॉइंट की रिकवरी को दे रहे हैं, तो और क्या चाहिए। थोड़ा तो कम ही खराब हो, कम खराब हुआ है बिल्कुल। अभी क्या है कि होना तो पड़ता है ना। हाँ, ऐसे तो बिल्कुल मना नहीं कर सकते नहीं होंगे, तो ठीक है, बंद ठीक ही हुए, कोई खास समस्या नहीं है। लिफाफा लेवल पर डाउ फ्यूचर से 101 पॉइंट ऊपर, 87 पॉइंट ऊपर आपके नास्डेक फ्यूचर्स है और फाइनल क्लोजिंग आपके लिए आने की तैयारी में कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने होगी। उससे पहले फाइनली 15,732 42 अंकों का नुकसान, 153 अंक नीचे है सेंसेक्स, 52,700 के आसपास, 33,311 94 अंक नीचे बंद होता हुआ आपका निफ्टी बैंक। डाउ फ्यूचर 100 से 50 रह गया बंद होने के बाद। अच्छा, वो हम बंद हो गए। नास्डेक फ्यूचर 60 रह गया। अच्छा, वो पहले बंद। अब देखना मत, जो होगा सुबह होगा। और कुणाल जी, रात को आप डाउ को सुला के जो सोए थे, क्या कर लिया? 900 पॉइंट नीचे था, हमारा तो 90 भी नीचे बंद नहीं हुआ। अनिल जी देखिए, आज की भी अनिल जी यही योजना है अनिल जी। हाँ, इससे तो इतना रात्रि जागरण माता की चौकी में करेंगे तो पुण्य होगा, डाउ के सामने जाके फायदा नहीं है। अनिल जी इससे मुझे अनिल जी इससे ख्याल आया अनिल जी अभी अनिल जी, अभी स्वाति जी को सुन रहे थे हम लोग जिनेवा से सीधा जी, तो अनिल जी मेरे मन में एक जिज्ञासा ये थी कि अनिल जी कभी आपका मन नहीं करता कि मैं ही चला जाऊं जिनेवा? अनिल जी देखिए, आप तो एडिटर है, जा सकते हैं। हाँ। तो अगर आप गए अनिल जी तो आपसे हम स्विस वॉचेस मंगा सकते हैं, और आप स्विस वॉचेस तो लाएंगे नहीं हमें पता है, लेकिन स्विस चॉकलेट तो ले आएंगे कम से कम। नहीं, मैं स्विस वॉचेस, स्विस चॉकलेट, आप बोलो पूरा स्विट्जरलैंड खरीद लूँ, पैसे दे दो आप। ऐसा थोड़ी नहीं खरीद सकता। और अच्छा, आपके लिए ये जो मंगाना है उसके लिए मेरा जाना जरूरी थोड़ी, स्वाति भी ला सकती है। आप मैं अकाउंट नंबर भी दे देता हूँ और स्वाति का वो मैसेज भी कर देता हूँ, आप तुरंत प्रभाव से बताएं, सब कुछ आ जाएगा। कुणाल जी, इतना सा काम आपके लिए नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? लेकिन मेरे नहीं जाने के पीछे दूसरी वजह और है। एक मेरे मन में कई बार ख्याल आता है मैं भी जाऊं, लेकिन मेरे जाने के ख्याल से इतने लोगों के मन में ख्याल आने लगते हैं ना, तो मैं अपने आप छोड़ देता हूँ। मुझे पता है पीछे कितने लोग पढ़ सकते हैं साथ में जाने के लिए, इसलिए फिर मैं सोचता हूँ कि चलो छोड़ो, स्वाति को ही भेज देते हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, यही फर्क है अनिल जी, स्वाति जी के तो अकाउंट में पैसे भेजने पड़ेंगे। हाँ। आप तो अनिल जी खुद ही ले आएंगे अनिल जी, तो यही उम्मीद कर रहे हैं हम लोग। मैं जाऊंगा ही नहीं। पक्का मैं यही ठीक हूँ। समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, विश्वेश जी, हमें समय देने के लिए। आज हिमांशु जी का भी धन्यवाद, विजय चोपड़ा साहब और हमारे जय ठक्कर साहब, नितिन जी, आप सबका भी दिल से शुक्रिया आज साथ देने के लिए क्लोजिंग शो में। कल थोड़ा अच्छे से सुलाइएगा ढाव को कुणाल जी, सुबह सुबह है ना बहुत दिक्कत होती है, काम पे आने का मन भी तो करना चाहिए लोगों का, है ना।